देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर। यस मैम। यस मैम। देखो लास्ट दिन हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट किया था 3, उसका गुड मॉर्निंग आया। गुड मॉर्निंग मैम। लास्ट दिन हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ठीक है, जिसका थोड़ा सा एक ही लाइन जो है इनकम्प्लीट था, वो मैंने तुम लोग को करने के लिए बोला था। तो 3A का ये टोटल मैंने बोला था, मैंने जो है आंसर से लिखा है, तुम लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो आंसर आई होप कि सही होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बाकी डेटा चेक करके ही देखा था। तो तुम लोग देख सकते हो कि सही था, अगर नहीं देखा है तो देख लो घर पे ही, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को पहला पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट किया था इस क्वेश्चन का कि प्रिपेयर ए शेड्यूल। हमें एक शेड्यूल बनाने बोला था, मतलब वही स्टेटमेंट जिसमें हमें किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द 4 सर्विस डिपार्टमेंट टू द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सर्विस डिपार्टमेंट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन यानी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोला था। तो देखो हम लोगों ने वही किया था। ये सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है इसको हम लोगों ने इधर एलोकेट कर दिया था, ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें हम लोगों ने जो मेथड यूज किया था वो था स्टेप लैडर मेथड, ये वाला हम लोगों ने यूज किया था इसमें, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, कैलकुलेट द ओवरहेड रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर फॉर ईच ऑफ द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए हम लोग को क्या कैलकुलेट करके देना है, ओवरहेड रिकवरी रेट, ठीक है। ओवरहेड को कैसे रिकवर करेंगे, तो ओवरहेड रिकवरी रेट, और वो हमें बता दिया है किस बेसिस पे करना है, ठीक है, बोल दिया है डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, बस एक छोटा सा पॉइंट जो बाकी है वो करते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने ओवरहेड तो निकाल लिया कि ओवरहेड का खर्चा कितना है, ठीक है। अब पॉइंट बी के लिए, जो पॉइंट बी है उसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा ओवरहेड रिकवरी रेट, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लेबर बेसिस पे निकालने बोला है, तो हम लिख लेते हैं कि डायरेक्ट लेबर हम लोग का कितना है। वो तो क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन ने दे भी रखा है। देखो डायरेक्ट लेबर आवर कितना है, 4000, 3000 और 4000, यही लेना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का लेके करे क्या, क्योंकि उनका खर्चा तो खाली कर दिया है, खाली करके प्रोडक्शन में दे दिया है। तो ओवरहेड रिकवरी रेट हमेशा प्रोडक्शन वाले का ही निकलेगा, सर्विस का थोड़ी ना निकलेगा, क्योंकि सर्विस का खर्चा तो हमें जब तक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट नहीं होता है हम लोग रिकवरी रेट निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पर निकालने बोला है कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट, ठीक है। और हमेशा रिकवरी रेट, आज डिटेल्स में पढ़ेंगे रिकवरी रेट के बारे में, क्वेश्चन में बीच बीच में था, एक ये क्वेश्चन में था और एक क्वेश्चन में था, इसीलिए मैंने करवाया भी है तुम लोग को। ये देखो यहाँ पर भी था मशीन आवर रेट, मतलब यहाँ पर ओवरहेड रिकवरी जो है वो मशीन आवर बेसिस पे बोला था, यहाँ पर लेबर आवर बेसिस पे बोला है, ठीक है। तो लेबर आवर बेसिस पे निकालेंगे तीनों डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट पी क्यू और आर, नहीं पी क्यू आर नहीं है, नाम शायद कुछ और है, एक्स वाई जेड है, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, पी क्यू आर सर्विस वाला था, एक्स वाई जेड। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे ओवरहेड पहले डायरेक्ट लेबर आवर लिखना, टोटल ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर, टोटल ओवरहेड 3 लाख, 1 लाख 35, 1 लाख 60। और रिकवरी रेट निकालने के लिए बोला है हम लोग को डायरेक्ट लेबर आवर में, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे डायरेक्ट लेबर आवर, आवर बेसिस पे दिया हुआ रहेगा। डायरेक्ट लेबर आवर दिया हुआ है 4000, 3000 और 4000, 4000, 3000 और 4000। क्वेश्चन में बोला था डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे निकालो, तो ही मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब ओवरहेड रिकवरी रेट, तो किसी भी चीज का रेट का मतलब क्या होता है, पर बेसिस पे, ठीक है। तो मुझे ये खर्चा पर लेबर आवर बेसिस पे निकालना है, तो मुझे कैसे करके निकालना पड़ेगा, टोटल ओवरहेड, जैसे बचपन में तुम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हो ना, कि अगर 5 चीजों का दाम
₹25 है तो एक का कितना होगा, तो टोटल ओवरहेड इतना है, उसको लेबर आवर पे बांटना है, तो नीचे हो जाएगा डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है। तो ये खर्चा इतना घंटा लेबर काम करने पे, ये खर्चा इतना घंटा लेबर काम करने पे, ये खर्चा इतना घंटा लेबर काम करने। सिर्फ लेबर ही क्यों लिखा हम लोगों ने, बिकॉज क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना पड़ेगा रिकवरी रेट, तो क्या निकालेंगे, 3 लाख डिवाइडेड बाई 4000 आवर, मतलब आंसर कैसे आएगा, रुपीज पर आवर पे, क्योंकि ऊपर रुपीज नीचे आवर रहेगा, कैंसिलेशन होके रुपीज पर आवर में आंसर आएगा। अब ये कैलकुलेट करके देख लो कि 3 लाख डिवाइडेड बाई 4000 करने से कितना आता है, 75। 1,35,000 डिवाइडेड बाई 3000, 45। 1,60,000 डिवाइडेड बाई 4000 हो गया 40 रुपीज, ठीक है। तो ये ₹75 पर लेबर आवर, ₹45 पर लेबर आवर, ₹40 पर लेबर आवर, ये कैलकुलेट करने बोला है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने इनकम्प्लीट रखा था, पॉइंट भी मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था, कर सकते हो बोल के, अभी मैंने करके दिखा दिया कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग ओवरहेड रिकवरी का पहले डिटेल्स पढ़ेंगे, उसके बाद ओवरहेड रिकवरी रेट का क्वेश्चंस भी देखेंगे। यहाँ पर क्या बोला है, कि जेमिनी एंटरप्राइज, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, अंडरटेक 3 डिफरेंट जॉब, ये 3 अलग अलग काम जॉब परफॉर्म करते हैं, ए बी एंड सी। जॉब का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर किसी कस्टमर के ऑर्डर पे जो काम लिया है, तो उस काम का इन्होंने नाम जो है डिफाइन किया है, नाम क्या है, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, ठीक है। वो अपने हिसाब से नाम दे ही सकते हैं। अब बोला है कि ऑल ऑफ देम रिक्वायर द यूज ऑफ स्पेशल मशीन, ठीक है। ये सभी जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें एक स्पेशल मशीन का जरूरत है, एंड ऑल्सो द यूज ऑफ कंप्यूटर, मशीन भी चाहिए ये काम को करने के लिए, मशीन प्लस कंप्यूटर दोनों चीज इन्हें चाहिए होता है, ऐसा क्वेश्चन हमें बोला है। द कंप्यूटर इज हायर्ड, मतलब कंप्यूटर खुद का नहीं है, इन्होंने कंप्यूटर को भाड़ा यानी किराए पे लिया है, एंड द हायर चार्जेस वर्क आउट टू 4,20,000 पर एनम, काफी महंगा है देखो, 4,20,000 पर एनम, मतलब पूरे साल में कंप्यूटर का जो रेंट होता है, यानी कि हायर चार्जेस, तो एक्चुअली इसको हायर चार्जेस ही बोलते हैं, ठीक है। तो हायर चार्जेस भी बोल सकते हो, रेंट भी बोल सकते हो, चलो ठीक है। और हायर चार्जेस का अलग मतलब होता है, यहाँ उसका एप्लीकेबल होगा नहीं, तो और उस पर डिटेल्स नहीं जा रहे। 4,20,000 रेंट पे लिया गया है, तो वो इतना आता है पूरे साल में। द एक्सपेंसेस रिगार्डिंग द मशीन आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज, देखो कंप्यूटर का खर्चा तो बता दिया, और जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो मशीन का खर्चा है वो कितना है, वो हम लोग को यहाँ पर बताया गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। और मशीन का खर्चा देखो क्या है, रेंट का पर क्वार्टर, अब देखो सॉरी फॉर ए क्वार्टर, एक क्वार्टर का रेंट का खर्चा बताया है, डेप्रिसिएशन पूरे ईयर का बताया है, इनडायरेक्ट चार्जेस पूरे ईयर का बताया है, मतलब ये मशीन रिलेटेड खर्चा, मशीन का रेंट, मशीन का डेप्रिसिएशन, मशीन का इनडायरेक्ट खर्चा, 2 ईयरली बताया है, एक मुझे क्वार्टरली बताया है, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये अगर पर एनम है तो ये 12 मंथ्स का है, ये अगर पर एनम है तो ये 12 मंथ्स का है, ये क्वार्टर है तो ये कितने मंथ्स का खर्चा दिया हुआ, 3 months. 3 मंथ्स, क्वार्टर है तो फिर 3 मंथ्स का खर्चा दिया हुआ, ठीक है। तो हमें लेकिन एक जैसा खर्चा नहीं दिया हुआ है, 3 खर्चा अभी तक हमें दिखा, एक कंप्यूटर का जो कि ईयरली था, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट चार्जेस ईयरली था, सिर्फ रेंट का खर्चा हमें क्वार्टरली दे रखा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। During the first month of operation, the following details were taken from the job register. तो इन्होंने देखा कि पहले मंथ में कितना इन तीनों जॉब पे खर्चा हुआ है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है डिटेल्स में, इनको मिला नंबर ऑफ आवर्स द मशीन वाज यूज्ड, ठीक है, कितना घंटा मशीन यूज हुआ है, बोल रहे मशीन यूज हुआ है ए जॉब के लिए 600 घंटा, बी जॉब के लिए 900 घंटा, यहाँ पर एक ब्लैंक दिया हुआ है, तो इसके अगेंस्ट में पढ़ के देखते हैं ये क्या है, क्योंकि मशीन आवर्स को अलग अलग दिखाया है।
दो बार दिखा है, क्यों दिखा है? बोल रहे विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर, मतलब ये जो 600 आवर्स 900 आवर्स का टाइम स्पेंड हुआ है ये ओनली मशीन है, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि काम को करने के लिए मशीन का यूज होता है, कंप्यूटर का भी यूज होता है, लेकिन आगे जाके बोल रहा है कि जितना घंटा काम हुआ उसमें से 600 आवर्स एंड 900 आवर्स ओनली मशीन से काम हुआ, और उसके बाद 400 आवर 600 आवर और 1000 आवर ये जो है विद द यूज ऑफ कंप्यूटर, मतलब यहाँ पर कंप्यूटर का यूज हुआ है प्लस मशीन का भी यूज हुआ है। देखो यही यहाँ पर इस क्वेश्चन का ना यही एक स्पेशल पॉइंट है और कुछ नहीं, क्वेश्चन काफी आसान है। यहाँ पर पढ़ने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा लगता है, क्योंकि मतलब देने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि जॉब, 3 जॉब था, वो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। 3 जॉब को परफॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ आवर्स ऑफ द मशीन यूज्ड, मतलब ये सारे टाइम मशीन के ही बता रखे हैं, लेकिन नीचे का टाइम हमें मशीन और कंप्यूटर दोनों बता रहा है, जिसको अगर हम लोग केयरफुली पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर, लेकिन इसमें मशीन तो इंक्लूडेड है ना, क्योंकि यहाँ देखो मशीन लिखा हुआ है, तो ये कंप्यूटर और मशीन में से ओनली मशीन का यूज है, ये कंप्यूटर प्लस मशीन यूज करके ये सिचुएशन हुआ है, इतना इतना टाइम यूज हुआ है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करने क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मशीन आवर रेट। देखो हमें क्या निकालने बोला है, मशीन आवर रेट, मतलब इसका मतलब क्या होता है, जब भी आवर रेट रेट पूछता है मतलब कितना खर्चा है, अब मतलब कितना खर्चा, अब किसी एक बेसिस पे पूछेगा, इसका मतलब है रुपीज पर आवर बताओ, ठीक है। मतलब 1 घंटा मशीन चलने से कितना खर्चा होता है, मशीन आवर रेट का मतलब ही यही है कि 1 घंटा मशीन चलने से कितना खर्चा होता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग को पता करना पड़ेगा टोटल मशीन चलने का खर्चा डिवाइडेड बाय कितने घंटे मशीन चला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूछा कैसे है, बोल रहा है फॉर द फर्म एज ए होल फॉर द मंथ व्हेन द कंप्यूटर वाज यूज्ड एंड व्हेन द कंप्यूटर वाज नॉट यूज्ड, मतलब मशीन आवर रेट निकालो, लेकिन दो अलग अलग रेट निकालो। कैसा? पूरे महीने का मशीन आवर रेट निकालना है, ईयरली नहीं निकालना है, हमें पूरे महीने का मतलब पूरे मंथ का जो है मशीन आवर रेट निकालना है, लेकिन उसको दो बेसिस पे निकालना है। एक बार जब कंप्यूटर के साथ मशीन चल रहा है, एक बार जब कंप्यूटर और मशीन एक साथ नहीं चल रहा है। तो एक बार कंप्यूटर वाज यूज्ड एंड व्हेन द कंप्यूटर वाज नॉट यूज्ड, या फिर मशीन प्लस कंप्यूटर एंड ओनली मशीन, या फिर बोलो कंप्यूटर एंड मशीन, जैसे बोलना चाहो। तो हमें दो रेट निकालना है, मशीन आवर रेट, एक बार कंप्यूटर के साथ जब मशीन चला कितना खर्चा बना, अगर सिर्फ मशीन चला तो कितना खर्चा बना, ठीक है। और फिर बोला है फॉर द इंडिविजुअल जॉब एबीसी, इंडिविजुअली तीनों जॉब के लिए हमें खर्चा बताना पड़ेगा। तो पहले तो पॉइंट ए निकालेंगे तभी पॉइंट बी भी निकाल पाएंगे, तो पहले पॉइंट ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे पॉइंट ए निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना। देखो क्वेश्चन कॉस्ट का काफी बड़ा बड़ा होता है, पहले हमें ये समझना है कि निकालने क्या बोला है, तो निकालने बोला है मशीन आवर रेट। अब ये तुम लोग को समझना है कि मशीन आवर रेट का मतलब क्या होता है, मशीन आवर रेट का मतलब टोटल मशीन का खर्चा, ठीक है, टोटल मशीन एक्सपेंसेस और डिवाइडेड बाय हो जाएगा मशीन आवर, ठीक है। तब तो मुझे मिलेगा कि मशीन आवर रेट कितना है, लेकिन ये खर्चा कैसे निकाले, मंथली निकाले कि ईयरली निकाले, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब मुझे बताओ, ये जो क्वेश्चन यहां से यहां तक नीचे का छोड़ो, ये पढ़ के ही तुम लोग बता सकते हो कि मुझे डेटा ईयरली निकालना है, मंथली निकालना है, डेली निकालना है, बोलो तो कैसे निकालना है। मैंने तो ब्लॉक बना दिया, इसी के अंदर से तुम लोग पढ़ के बता सकते हो, और कहीं पढ़ना ही नहीं। मशीन का खर्चा, हाँ बोलो। मंथली। मंथली, करेक्ट, यहाँ दिया हुआ हमें निकालने बोला है मंथ बेसिस पे, तो मुझे ये भी खर्चा मंथली चाहिए, और मंथली डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली मंथली ही होना चाहिए, नहीं तो डिवाइड कैसे होगा, डिवाइड हो सकता है दो अलग अलग बेसिस पे, वो तो नॉर्मल मैथ्स है, वो कभी नहीं हो सकता है। अगर मेरा यहाँ मंथली है तो हम यहाँ ईयरली थोड़ी ना लेंगे, ये भी मुझे मंथली बनाना पड़ेगा। मतलब मुझे ये चाहिए कि मंथली मशीन कितना चला और मंथली मशीन चलने का खर्चा कितना है, वो तो निकालना ही है। ऊपर से इसमें भी बाइफर्केशन है, ठीक है, एक तो कंप्यूटर के साथ मशीन चल रहा था, एक बिना
बिना कंप्यूटर के मशीन चल रहा था। तो ये दोनों बेसिस पे मुझे निकालना पड़ेगा। तो जब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि निकालना क्या है, तो कैलकुलेट क्या करोगे? जैसे अभी समझ में आया कि मुझे मशीन कितना चला वो निकालना है, और मुझे ये भी निकालना है मशीन कितना चला वो तो निकालना है, ऊपर से मशीन का दो पार्ट में वो निकालना है कि कंप्यूटर के साथ मशीन कितने घंटे चला और बिना कंप्यूटर के मशीन कितने घंटे चला, वो भी मंथली। तो वो भी डेटा दिया हुआ है। तुम लोग मुझे बता सकते हो कि मशीन जो है मंथली कितने आवर्स चला विद कंप्यूटर एंड विदाउट कंप्यूटर? क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है, मैंने जो पेज ओपन रखा है वहीं पर दिख रहा है, तुम लोग को मुझे बताना है टोटल कर। मैंने जो पेज ओपन रखा है उसी में दिख रहा है, तुम लोग को वहां से थोड़ा सा सोच के मुझे बताना है, टाइम दे रहे हैं। तो एक पूरे पेज में मुझे एक चीज बताओ, डेटा कितना सारा है पूरे इस पेज में? डेटा कहाँ पर दिख रहा है तुम लोग? उस लाइन को अच्छे से पढ़। चलो बॉक्स बना देते हैं, चलो। इसको भी लेना, इसी के अंदर है, बोलो। बोलो। अच्छा मुझे एक चीज बोलो, तो ये डेटा किस चीज का दिया हुआ है? सबको दिख तो रहा होगा ना स्क्रीन में, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये क्या क्या दिया हुआ है? अभी मैंने पढ़ के। was used. मैम हाँ बोलो। इसमें बताया गया है कि जॉब ए बी सी में मशीन जो यूज किया गया था वो कंप्यूटर के बिना यूज किया गया 600-900 घंटा, और कंप्यूटर के साथ यूज किया गया मशीन को तो जॉब ए में 400 घंटा काम हुआ, जॉब बी में 600 और 1000। ये डेटा इसमें बताया वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन जो है वो तुम लोग का इसी से आंसर देना है। मुझे सैनन ने आंसर दिया है कि मशीन पर मंथ चला है विथ कंप्यूटर, ये रहा 600 प्लस 900 1500 और ये 2000। बस तुम लोग को तो ये ऐड करके बताना था, मैंने तो और कुछ टास्क दिया ही नहीं। और बाकी जो है यहाँ लिखा हुआ है, तुम लोग को तो सबको पढ़ना तो आता ही है इंग्लिश। देखो सबका इंग्लिश ठीक ठाक ही है, मुझे जितना पता है। इंग्लिश का इश्यूज तो नॉर्मली है नहीं किसी को। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट मंथ बता तो दिया है। यहाँ मैंने अभी क्या बोला, हमें सारा डेटा मंथली निकालना है। मैंने तुम लोग को जस्ट इतना सा चीज पूछा कि मंथली मशीन मेरा कितना आवर्स चला, तो वो तो क्वेश्चन खुद बता रहा है। ये देखो ये मंथ का डेटा है, तो ये सब मंथ ही दिया हुआ है। तो विथ कंप्यूटर 1500 आवर्स चला, विथ द यूज ऑफ विदाउट कंप्यूटर 1500 आवर्स चला, विथ कंप्यूटर 2000 आवर्स चला। मैंने सिर्फ तुम लोग को ये ऐड करने के लिए बताने। और मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये था कि मशीन मंथली कितना आवर चला, मंथली कितना आवर चला, ये मैंने तुम लोग को पूछा था। और क्योंकि मशीन जो है मशीन प्लस कंप्यूटर और मशीन ओनली इस तरीके से चलता है, तो मैंने तुम लोग को पूछा था टोटल आवर्स बताओ, ठीक है? तो टोटल आवर्स मतलब ऐड करके बताना था, और तो कुछ नहीं था। मैंने बस इतना सा ही पूछा। क्योंकि देखो खुद का दिमाग नहीं लगाने से प्रॉब्लम क्या होगा ना, इसमें इतना तरीके का क्वेश्चन होता है कॉस्ट में। फिर क्वेश्चन तो आसान ही होता है, लेकिन कंसंट्रेशन से अगर नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है चलो, हमें ये पता चल गया। क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या, मैंने वो भी पॉइंट बताया ना, वो दिमाग में रखना है। देखो चाहिए क्या, हम लोग को मशीन आवर रेट निकालना है। मैंने क्या बोला, हमें चाहिए टोटल मंथली एक्सपेंसेस फॉर मशीन, ठीक है? उसमें भी दो पार्ट में चाहिए, विथ कंप्यूटर विदाउट कंप्यूटर, डिवाइडेड बाय मुझे चाहिए टोटल मंथली मशीन कितने टाइम चला, टोटल मंथली मशीन आवर्स, ठीक है? तो उसमें हमें बाइफर्केशन तो करके दे ही दिया है, अच्छा बात है। अगर नहीं करके देता तो कुछ हिंट्स रहता, उससे हमें बाइफर्केट करना पड़ता। यहाँ हमें बाइफर्केट करके दे दिया। तो सबसे पहले क्योंकि डेटा मेरे पास मंथली गिवन है, हम इसको लिख लेंगे, ठीक है? बस इतना सा पूछा था।
तुम लोग क्वेश्चन में कंसंट्रेशन रखो, बता पाओ। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है। नंबर ऑफ आवर्स विदाउट कंप्यूटर number of hours the machine used, number of hours without computer the machine used per month 600 plus 900 यानी 1500 hours और number of hours with computer the machine used पर मंथ। मैंने कुछ भी नहीं किया, देखो जो डेटा दिया हुआ था ना उसको मैंने उसी तरीके से लिख दिया। हाँ, इन्होंने ये भी करके लिखा है, मैंने इस तरीके से लिखा है, वो तुम लोग भी जैसा चाहो लिख सकते हो, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसमें है 400, 600, 1000। अच्छा, पहले 400 है तो उसी को लिख देते हैं, सीक्वेंस में रहेगा 400, 600 और 1000। यहाँ पर हो गया 2000 आवर्स, ठीक है। तो मशीन, मुझे ये एक चीज बताओ कि टोटल मशीन कितने आवर्स चला, टोटल मशीन कितने आवर्स चला। ये इसमें भी मशीन चल रहा है, इसमें भी मशीन चल रहा है, लेकिन इसमें साथ साथ कंप्यूटर भी चल रहा है। लेकिन अगर कोई पूछे कि टोटल कितने आवर्स मशीन चला तो क्या बताओगे। टोटल कितने आवर मशीन यूज हुआ, बोलो। मैम 3500 आवर्स। 3500 आवर्स ऐड करने से ही पता चलेगा। हाँ, सैनम ने भी आंसर दिया है 3500 आवर्स, ठीक है। इतने घंटे मशीन चला, हम लोगों ने ये निकाल लिया। अच्छा, अब हम लोग को मशीन का खर्चा पर मंथ निकालना है, टोटल आवर्स मशीन यूज्ड पर मंथ। अब सेम तरीके से हमें मंथली मशीन का खर्चा निकालना है, मशीन चलाने का, ठीक है। अब देखते हैं मशीन चलाने का खर्चा, वो तो ऊपर ही दिया हुआ है, नीचे तो और कोई डेटा है ही नहीं, ठीक है। एक तो दिख रहा है रेंट का खर्चा, एक दिख रहा है डिप्रिशिएशन का, एक इनडायरेक्ट चार्जेस है, और कंप्यूटर का खर्चा को अलग से दिखाएंगे। हम बताते हैं, पहले ये सारे खर्चे को मंथली बनाओ। तो तुम लोग मुझे बोलो, यहाँ पर हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं, हम एक टेबल में इसको पूरा बना देते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स टोटल पर मंथ, यहाँ पर यहाँ 2 कॉलम और लिखेंगे, उसका जगह रखो तुम लोग, ठीक है। अभी नहीं लिख रहे हैं, हम बता देंगे कौन सा कॉलम क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ और यहाँ एक थोड़ा जगह रख दो, ठीक है। एकदम बीच में मत लिखो ताकि लिख ना पाओ। सबसे पहला एक्सपेंसेस यहाँ पर दिख रहा है रेंट फॉर ए क्वार्टर, तो मुझे उसको रेंट पर मंथ निकालना है। मैंने पहले ही बोला क्योंकि हमें सारे खर्चे मंथ में चाहिए। तो तुम लोग मुझे बताओ रेंट पर मंथ कितना होगा। एक क्वार्टर का अगर 17,500 है तो पर मंथ का कितना होगा, बताओ। इतना टाइम। सैलम का आंसर आया है, हाँ, 5833.3। अभी तो पूछा था तुम लोगों से, अगर ये 3 मंथ का है तो पर मंथ का कितना होगा, तो कैसे निकालो। अभी तो तुम लोगों ने खुद ही बताया क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स होता है, फिर डेप्रिशिएशन पर मंथ निकाल के बताओ, पर एनम दिया हुआ है। डेप्रिशिएशन बताओ, हम तो निकाल ही देंगे, लेकिन तुम लोग भी तो निकालो। ये तो देखो 1-2 का मैथ्स है, इसको हम क्या सिखाए। अगर मैम 16,666.67।
2 लाख डिवाइडेड बाई 12। हाँ सैनल ने भी आंसर दिया, चलो ठीक है। मैम 16,666.67। अच्छा, उसके बाद है इनडायरेक्ट चार्जेस पर एनम। हम लोग पर मंथ निकाल रहे हैं इसीलिए क्योंकि हमें मंथली निकालने बोला है, इस वजह से, ठीक है। अगर ये बात नहीं ध्यान रखेंगे तो बाद में समझ में नहीं आएगा कि इसको हम लोगों ने पर मंथ किया ही क्यों है। ये सब आंसर मुझे जल्दी मिलना चाहिए। 12,500 और सैनल ने दिया है आंसर 12,000। ठीक है, 12,500। देखो ये सब बेसिक है, ये कॉस्ट से रिलेटेड बात है ही नहीं। ये तो देखो नॉर्मल हम लोग बचपन में जो सीखते हैं ना उसी से रिलेटेड बात है। ये कोई कॉस्ट का पार्ट है नहीं, ये कहीं पर भी तुम लोग के लिए आ सकता है। ये कॉस्ट का पार्ट है ही नहीं। तुम लोग कुछ खरीदोगे, कुछ खर्चा करोगे, उसमें भी तो तुम लोग को निकालना पड़ सकता है कि तुम लोग का मंथली खर्चा कितना आ रहा है या ऐसा कुछ। डॉक्टर मनीष, गुड आफ्टरनून मैम। अब ये ऐड करने से देखते हैं कितना आता है। टोटल मंथली खर्चा निकल जाएगा 12,500, 16,666.66 प्लस 5,833.33। तो ये हो गया 34,999। एक काम करते हैं ना, इसको 7 कर लेते हैं। मैंने 7 लिखा नहीं, 7 लिखने से ये ओवरऑल जो है हम लोग का राउंड में आंसर आएगा। ये हो गया हम लोग का कितना लिखे, 35,000। ठीक है, ये 35,000 हो गया पूरा हम लोग का मशीन का खर्चा। अब मशीन के खर्चे के अलावा क्योंकि कंप्यूटर भी यूज किया जाता है तो नीचे हम कंप्यूटर को अलग से लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ना दो अलग अलग टाइम स्पेंड है। एक तो हम लोग का विद कंप्यूटर मशीन एंड ओनली मशीन है, तो ओनली मशीन का खर्चा इतना, और अगर कंप्यूटर का चार्जेस उसमें देखते हैं तो वो कुछ इतना होता है। तो ये भी पर मंथ ही चाहिए क्योंकि पूरा कैलकुलेशन पर मंथ तो क्वेश्चन बता रहा है ना, तो मुझे तो पर मंथ ही निकालना पड़ेगा। कंप्यूटर का पर मंथ कितना आएगा वो भी सेम तरीके से ही निकलेगा। 4,20,000 अगर पूरे साल का है तो एक महीने का कितना निकलेगा, डिवाइडेड बाई 12। 35,000। अच्छा ये भी ना 35,000 आया था, मैंने 0 एक्स्ट्रा लिख दिया है। 35,000 ठीक है। अच्छा अगर इसको टोटल कर लेते हैं तो टोटल खर्चा हो जाएगा मेरा 70,000। ठीक है, टोटल खर्चा 70,000। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक चीज देखो, कंप्यूटर। अब यहाँ पर और एक कॉलम बनाते जो मैंने बोला था ना। अब हम लोग को क्या निकालना है, हमें खर्चे को ना दो पार्ट में दिखाना है। अगर सिर्फ मशीन यूज होता है तो कितना, मशीन और कंप्यूटर यूज होता है तो कितना। हम कॉलम का दो नाम अलग अलग लिख लेते हैं, मशीन विथ कंप्यूटर, मशीन विदाउट कंप्यूटर। मशीन का खर्चा जब वो कंप्यूटर के साथ चलता है, विदाउट कंप्यूटर, और मशीन का खर्चा जब वो कंप्यूटर के साथ चलता है, मशीन विथ कंप्यूटर। ठीक है, अब सोचना ये है, यहाँ थोड़ा सोचने वाला बात है। ठीक है, अब सोचना ये है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा, अगर मुझे खर्चा निकालना है मशीन विथ कंप्यूटर, ठीक है, तो ये जो 35,000 है ये मशीन चलने का खर्चा है, चाहे वो कंप्यूटर के साथ चल रहा हो चाहे वो कंप्यूटर बिना चल रहा हो। तब ये 35,000 का जो खर्चा है, मेरा बात सुनो ध्यान से, यहाँ पर तुम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये हम मानते हैं, लेकिन बाकी जो पूछ रहे थे उसमें उतना सोचने वाला था नहीं। यहाँ पर देखो हम लोग का टोटल मशीन चलने का खर्चा 35,000। ठीक है, अब जब मशीन जो है, हमें यहाँ पर इस खर्चे को दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक हमें ये दिखाना है कि जब कंप्यूटर के साथ चल रहा है तो ये कितना खर्चा होगा, 35,000 में से कितना खर्चा मशीन विद कंप्यूटर के लिए है, और 35,000 में से कितना खर्चा मशीन विदाउट कंप्यूटर के लिए है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर
कितना टोटल मशीन कितना चल रहा है 3500 आवर्स। ठीक है, मेरा बात सुनो, मशीन जो है टोटल 3500 आवर्स चलता है और मशीन का टोटल खर्चा होता है 35,000 रुपीज। एक महीना मशीन 3500 आवर्स चलता है और वही एक महीना मशीन चलने का एक्सपेंसेस होता है 35,000 रुपीज। ठीक है, जिसमें से विदाउट कंप्यूटर इतना टाइम चलता है मंथली और विद कंप्यूटर इतना टाइम चलता है मंथली। तो मुझे एक चीज बताओ, फिर खर्चे को कैसे बाइफरकेट करोगे? लिंक करके बाइफरकेट करो, यूनिटरी मेथड करके। मैंने हिंट्स भी दिया, बताओ कैसे करके करो। मैंने बता दिया किसके साथ तुम लोगों को किस चीज को लिंक करना है, वो भी मैंने बता दिया। अगर 35,000 रुपीज का खर्चा होता है 3,500 आवर्स चलने के लिए, तो मशीन विदाउट कंप्यूटर जितने आवर्स चलता है उतने आवर्स का खर्चा निकालना है। तो यूनिटरी मेथड करते हो ना, उसी से करना है। चैनल का आंसर आया मेरे पास 15,000 विदाउट और 20,000 विद। करेक्ट। सिंपल सा बात है कि अगर 35,000 रुपीज 3500 आवर्स अगर मशीन पर मंथ चलता है टोटल, तो टोटल खर्चा आता है 35,000 रुपीज का। ठीक है, एक घंटा चलने से 35,000 डिवाइडेड बाय 3,500 आवर्स। तो अगर मुझे निकालना है, पहले मैंने क्या लिखा है, विदाउट कंप्यूटर। विदाउट कंप्यूटर मशीन कितने घंटा चलता है 1500 आवर्स पर मंथ। तो अगर मशीन 1500 आवर्स चला तो कितना होगा, यही यूनिटरी मेथड मैंने बोला था, दोनों को लिंक करके निकालना पड़ेगा। 15,000। 15,000। गुड आफ्टरनून। 3:4 में डिवाइड करेंगे। हाँ, वैसे भी कर सकते हो। अगर 3:4 मतलब सैनन बोल रही है कि 3:4 में डिवाइड कर देंगे, वैसे भी कर सकते हो। 1500 और 20,000। ठीक है, इसका रेशियो करोगे, एक ही बात है। देखो 5:, कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 4 20। 3:4 में डिवाइड करने का मतलब ही हम लोग का वही आता है। ये देखो 35,000 डिवाइडेड बाई 3,500 इंटू 1500। तो बेसिकली ये अगर कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये हम लोग का, ये देखो ये आ गया 3 और ये आ गया 7, मतलब यही 3/7 और 4/7। ठीक है, यूनिटरी मेथड करने से भी हमारा वही रेशियो का इम्पैक्ट ही आ जाता है। रेशियो में भी तुम लोग कर सकते हो, इस आवर्स को इसमें डिवाइड कर दो तो भी हो जाएगा। सही बात है, ओवरहेड में तुम लोग रेशियो भी कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो, और यहाँ पर भी तुम लोग निकाल सकते हो। तो ये हम लोग का आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 35,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7। हम दिखा देते कितना है, 35,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7। तो ये आंसर आ जाएगा 15। ये 15,000 आ जाएगा, यही बोला था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 15,000 और यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 20,000। तो ये जो 35,000 का खर्चा है, इसको अगर हम लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि 3,500 आवर्स चलने से 35,000 का खर्चा, तो 15 आवर्स चलने से कितना खर्चा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कैसे निकाला है, ये हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यहाँ पर लिख दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यहाँ पर कैलकुलेट करके भी तो दिखा सकते हैं। 35,000 इंटू, रेशियो बना लो, 3:3/7 और 35,000 इंटू 4/7। ठीक है, 4/7। और रेशियो कैसे आया, ये वाला 1500 और 2,000 आवर्स। ये देखो, ये 1500 आवर्स है, ये 2,000 आवर्स है। इसका अगर रेशियो निकाल लोगे तो 1500 इंटू 2,000 करने से 3:4 आता है। 3:4 आने पे डिवाइड करने से इतना आ जाएगा। हो गया। तो हम लोग को ये पता चल गया कि कितना
टाइम जो है, कितना खर्चा जो है मशीन विदाउट कंप्यूटर और मशीन विद कंप्यूटर चलने पे लगता है, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर का खर्चा है 35,000, मुझे एक चीज बताओ, ये 35,000 का मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या किसी एक ही कॉलम में जाएगा? ये कंप्यूटर का खर्चा है, तो ऊपर लिखा है मशीन विद कंप्यूटर, मशीन विदाउट कंप्यूटर, तो ये 35,000 का खर्चा मेरा कहाँ जाना चाहिए? ये ना विथ होगा, मैंने ये विदाउट लिख दिया है, मैंने शायद उल्टा लिख दिया है, एक सेकेंड रुको हम देख लेते हैं टाइम। मेरा डेटा शायद मैंने उल्टा लिख लिया है, रुको। सैनो ने कुछ आंसर दिया है, एक सेकंड देखते हैं। खाली विद कंप्यूटर में आएगा, हाँ सही है, खाली विद कंप्यूटर में ही आएगा। हम सिर्फ एक बार देखते हैं, मैंने शायद विथ और विदाउट को क्या गलत लिख लिया है, वो हम एक बार चेक करते हैं। 600 प्लस 900, ये मेरा था विदाउट, हाँ ठीक है, ये विदाउट था और ये मेरा विद कंप्यूटर था, चलो ठीक है। और ये 1500 जो है ये विदाउट होगा, और जो मेरा ये ठीक ही लिखा है, ठीक है, तो सिर्फ मेरा इसमें आएगा, इधर आएगा। क्योंकि कंप्यूटर का खर्चा कहाँ पर आएगा? कंप्यूटर का खर्चा जहां कंप्यूटर यूज हुआ है वहीं पर आएगा, तो मशीन विदाउट कंप्यूटर में कंप्यूटर का खर्चा क्यों दे? डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही नहीं है, जब इधर कंप्यूटर यूज ही नहीं होता है तो कंप्यूटर का खर्चा इधर क्यों दे? कंप्यूटर का खर्चा सिर्फ यहाँ पर आएगा। अब टोटल देखो, यहाँ पर लिखते हैं 15,000 और ये हो जाएगा 55,000, और ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 70,000, ठीक है। हो भी रहा है, चेक कर लो, होना भी चाहिए ना, 70,000 हो रहा है। तो हम लोग को ये पता चल गया कि कंप्यूटर के साथ मशीन चलने का खर्चा, कंप्यूटर बिना मशीन चलने का खर्चा, और फिर कंप्यूटर का भी खर्चा ऐड करके हम लोगों ने देख लिया कि कितना हम लोग का टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट होके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब रेट निकालने बोला है, बस लास्ट टास्क तो हमारा रेट ही निकालने का है। रेट कैसे निकालेंगे? खर्चा पता चल गया, अब आवर्स लिखना है, ठीक है। तो बोलो हर एक खर्चे को कितने आवर्स से डिवाइड कर, ये तो मुझे देखो ना खर्चा पता चल गया। पूछा क्या था, देखो ना क्या पूछा था, ये देखो पूछा था फॉर द फर्म एज ए होल फॉर द मंथ व्हेन द कंप्यूटर वाज यूज्ड एंड व्हेन द कंप्यूटर वाज नॉट यूज्ड मशीन आवर रेट निकालना है। तो मशीन का एक्सपेंसेस विद कंप्यूटर विदाउट कंप्यूटर निकाल चुके हैं, आवर्स भी निकाल चुके हैं, रेट निकालना है। बोलो कैसे निकालोगे, क्या करने से निकलेगा? बोलो, अभी तो सिखाया क्या करने से निकलेगा, अभी एक स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया, किसी भी चीज का रेट निकालने का मतलब क्या होता है, ये जो आधा अधूरा क्वेश्चन था लास्ट दिन का, तो थोड़ा सोचो, बोलो कैसे निकालोगे? खर्चा पता चल गया है, खर्चे को कैसे निकालना है? आवरली बेसिस पे, तो आवरली बेसिस पे रेट निकालना है, मतलब पर आवर निकालना है। तो रुपीस तो पता है, तो क्या से डिवाइड करने से पर आवर होगा? कैसे डिवाइड करोगे तो पर आवर होगा? Number of hours used. नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स, तो मुझे बोलो आंसर सही है, नंबर ऑफ आवर्स। अब इसके नीचे कितना आवर लिखे, इसके नीचे कितना आवर, बताओ, इसके नीचे कितना आवर, इसके नीचे कितना? दोनों अलग अलग है ना, एक विदाउट कंप्यूटर, एक विद कंप्यूटर। ऊपर लिखा हुआ भी है, देखो ये देख के भी बता सकते हैं, दिया हुआ है 1500 और 2000, 1500 और 2000, हाँ सैनन ने आंसर दिया, 1500 और 2000, ठीक है। अब निकालो रेट पर आवर, रेट पर आवर, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे? 15,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 1500 आवर। अगर तुम लोग थोड़ा याद करते हो तो मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तभी बोला था कि हमें अगर ये पूछा है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मशीन का खर्चा पर मंथ डिवाइडेड बाई पर मंथ मशीन कितना चला। लेकिन उसमें भी हमें दो कैटेगरी में चाहिए, एक विथ मशीन विथ कंप्यूटर वाला, एक विदाउट कंप्यूटर वाला, ठीक है। तो हो गया, देखो क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। 15,000 डिवाइडेड बाई 2000 आवर्स। अब डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से जितना आएगा ₹10 पर आवर, और ये हो जाएगा ₹27.5 पर आवर, ठीक है। तो इसका मतलब
कंप्यूटर का खर्चा अगर इंडिविजुअली भी पूछ ले तो हम लोग बता देंगे, क्योंकि मशीन का तो 10 रुपया है, हमें पता ही है, मतलब 17.5 जो है वो कंप्यूटर पे जाता है। वैसे पूछा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि अभी हम लोग जैसा कर रहे हैं उस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस होगा नहीं, तो हमें हर चीज के लिए तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखो पहला पॉइंट निकाल लिया है कि फॉर द फर्म एज ए होल फॉर द मंथ व्हेन द कंप्यूटर वाज यूज्ड एंड व्हेन द कंप्यूटर वाज नॉट यूज्ड मशीन आवर रेट। और उसके बाद पॉइंट बी में एक चीज पूछ रखा है, पॉइंट बी में हमें पूछा है कि इंडिविजुअल जॉब्स ए बी सी का हमें क्या निकालना है, मशीन आवर रेट निकालना है। इंडिविजुअली जॉब पे मशीन आवर रेट कितना आया, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट फॉर द इंडिविजुअल जॉब। तो जॉब हम लोग का 3 है, ए बी सी, ठीक है। तो यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहां लिखते हैं जॉब ए बी और सी। हम लोग को फाइंड आउट करने क्या बोला है पता है, मशीन आवर रेट ही निकालना है, लेकिन हर एक जॉब के लिए। तो क्या पता करना पड़ेगा, सेम वही, मुझे ए जॉब में मशीन चलने का खर्चा और कितना घंटा मशीन चला, तो मुझे मशीन आवर रेट निकालने में आसानी हो जाएगा। मुझे सेम यही डेटा चाहिए ना, मतलब अमाउंट का बात नहीं कर रहे, इस तरीके का ही तो डेटा चाहिए मुझे। अगर मशीन आवर रेट चाहिए तो मुझे क्या चाहिए कि ए जॉब में कितना खर्चा हुआ, ठीक है, ए जॉब में कितना खर्चा हुआ और ए जॉब में कितने घंटे काम हुए, वो खर्चे के अगेंस्ट में कितना घंटा मशीन चला, तो ये डिवाइड करने से ही तो मशीन आवर रेट आएगा। तो ये ढूंढना चाहिए हमें, तब ना आंसर मिलेगा हमें, ठीक है। तो जॉब ए का हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जॉब। अब देखो, अब इसमें भी बाइफर्केशन हो जाए, क्योंकि विदाउट कंप्यूटर विद कंप्यूटर दोनों पैटर्न आता है, तो वो लिखना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर्स में पहले इधर हम लिखेंगे विदाउट कंप्यूटर, विदाउट कंप्यूटर, और यहां पर लिखेंगे विथ कंप्यूटर। अब यहां पर देखो ए जॉब में कितना टाइम काम हुआ है मशीन से, 600 और यहाँ पर हो गया 900, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने। अच्छा, इसमें ना हमें 2 कॉलम चाहिए हर एक जॉब में, एक मुझे आवर्स का डेटा चाहिए और उसका खर्चा चाहिए रुपीज में, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे आवर्स चाहिए और उसका खर्चा चाहिए रुपीज में, आवर्स चाहिए और यहाँ पर मुझे खर्चा चाहिए रुपीज में, ठीक है। अब देखो ये गिवन है मुझे कि ए जॉब में कितना घंटा काम हुआ है, तो ए जॉब में विदाउट कंप्यूटर 600 घंटा, विथ कंप्यूटर 400 घंटा, तो आवर में हम लिखते हैं 600 और ये नीचे लिख दिया मैंने 400, ठीक है। चलो बी का भी देख देख के लिखना है, विदाउट कंप्यूटर 900 और यहाँ पर हो गया ये वाला 600, ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और सी जॉब में विदाउट कंप्यूटर कोई काम हुआ नहीं है, विद कंप्यूटर जो है वो 1000 आवर्स का काम हुआ है, तो यहाँ ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1000 आवर्स, ठीक है। अब हम लोग टोटल आवर्स निकाल सकते हैं। तो ये देखो ए जॉब में टोटल कितने आवर्स काम हुआ, 1000 आवर्स। बी जॉब में कितने आवर्स काम हुआ, ये हो जाएगा 1500 आवर्स। सी जॉब में कितने आवर्स काम हुआ, 1000 आवर्स, ठीक है। अब मुझे टोटल चाहिए 600 घंटा काम होने का, टोटल 400 घंटा होने का कितना है, तो 1000 घंटा कितना होगा, मतलब यहाँ पर भी मुझे डेटा चाहिए, तब हम टोटल करके लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डेटा कैसे निकालोगे, तो हम लोगों को रेट पता है, रेट पर आवर पता है। अगर विदाउट कंप्यूटर मशीन चल रहा है और विद कंप्यूटर चल रहा है, बोलो कितना कितना रेट है, अभी निकाला। अगर विदाउट कंप्यूटर मशीन चल रहा है तो रेट पर आवर कितना है, विद कंप्यूटर मशीन चल रहा है तो रेट पर आवर कितना है, बोलो। अभी तो निकाला, पहले वाले स्टेज में वही तो निकाला, बोलो। ये हम लोगों ने क्या निकाला है, 10 और यहाँ पर हो गया 27.5। तो बोलो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर विदाउट कंप्यूटर काम होता है तो 1 घंटे में 10 रुपए का खर्चा, तो 600 घंटे में 6000 रुपए का खर्चा। इस तरीके से सोचना पड़ेगा,
नहीं सोचने से प्रॉब्लम ये है कि अननोन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है ना। तो देखो यहाँ पर अभी तो ये नोन क्वेश्चन हो गया, हम इतना बार बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, बस अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर देता है। यहाँ पर टोटल हो जाएगा 17,000। अच्छा, फिर से वही सेम, यहाँ पर 10 रुपए लिख रखेंगे, 10 रुपए से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये हो जाएगा 9,000 रुपीज का खर्चा, 627.5, 16,500 टोटल हो जाएगा 25,500। और यहाँ पर तो ये तो विदाउट कंप्यूटर काम करता ही नहीं, विद कंप्यूटर 27.5 इंटू 1,000, 27,500, 27,500। ठीक है, अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग को मशीन आवर रेट निकालने बोला। क्या तुम लोग बताना चाहोगे मशीन आवर रेट कैसे होगा, या फिर हम ही कर दें? क्वेश्चन में मैंने काफी टाइम दिया ताकि तुम लोग चीज को समझो। मशीन आवर रेट क्या तुम लोग मैम, बताना चाहोगे? यस मैम। मैम जॉब ए का होगा 17 रुपया पर आवर। और बाकी 17,000 टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स 1,000, तो 17 रुपीज। मशीन आवर रेट से वैसे ही निकालेंगे, टोटल ये वाला 17,000 डिवाइडेड बाय 1,000। ठीक है, ये रुपीज है, ये आवर है, तब से तो यही चीज किए जा रहे हैं। एक अच्छा चीज देखो, पूरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही निकालना है हर बार, चाहे क्वेश्चन हमें किसी भी तरीके से क्यों ना पूछ रहा हो, हमें यही निकालना है, यही आंसर निकालना है, तो यही आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हर बार तो यही चीज यूज कर रहे हैं, अलग कुछ यूज ही नहीं कर रहे हैं। बी का हो जाएगा 25,500 डिवाइडेड बाई 1,500 करने पे जितना आएगा उतना, और 27,500 डिवाइडेड बाई 1,000, ये तो 27.5 होगा, ये भी 17 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए क्वेश्चन में नया कुछ भी नहीं कर रहे, जब भी कर रहे हैं वही मशीन आवर रेट, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, ए पॉइंट देख लो, बी पॉइंट देख लो, कहीं पर भी यही पूछे जा रहा है हमें तब से। ठीक है, क्वेश्चन लेकिन आसान है, हम इतना बोल सकते हैं, लेकिन सोचना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा। देखो अकाउंट्स में फिर भी एक जो है प्रोसेस के अंदर होता है, लेकिन कॉस्ट किसी प्रोसेस के अंदर नहीं काम करेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग जो है दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। इतने दिन हम लोगों ने ओवरहेड समझा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समझा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समझा, और उस पे क्वेश्चन किया। जैसे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग टेक्निक होता है, उसी तरीके से मैंने लास्ट बताया भी था तुम लोगों को कि लास्ट स्टेज क्या है, कि हम लोग तो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उस खर्चे को हमें प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना है। जैसे ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एक लास्ट दिन किया था, हम दिखाते हैं तुम लोग को। देखो लास्ट दिन हम लोगों ने आई थिंक यही हम लोग का लास्ट क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मुझे जितना याद आ रहा है, जो भी हो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जहां पर हमें पूछा था कि बोलो प्रोडक्ट एक्स का कॉस्ट कितना होगा अगर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सर्विस डिपार्टमेंट है, ये खर्चा है। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट एक्स का कॉस्ट कैसे निकाला था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये हम लोग को क्वेश्चन में गिवन था, तुम लोग भी थोड़ा याद करने का कोशिश करो। और ओवरहेड कॉस्ट हम लोगों ने कैसे निकाला था, हम लोग को क्वेश्चन में बता दिया था कि 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जहां पर ये प्रोडक्ट एक्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तीनों में से। और प्रोडक्ट एक्स को इस प्रोसेस में टाइम लगता है 4 आवर्स, इसमें लगता है 5 आवर्स, इसमें लगता है 3 आवर्स। और यहाँ पर हम लोगों को ना क्वेश्चन रेट निकालने बोला था, रेट पर आवर, तो हम लोगों ने रेट पर आवर निकाला था और वही रेट को यहाँ मल्टीप्लाई किया था। तो हम लोगों ने क्या किया, ये प्रोडक्ट के कॉस्ट में ये एब्जॉर्प्शन हो गया, ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करवा दिया प्रोडक्ट के कॉस्ट में। तो हम लोगों ने ये निकाल लिया कि एक्स प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, तो वो लास्ट स्टेज होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जैसे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग मेथड होता है, स्टेप लैडर मेथड हो गया, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड,
मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसी तरीके से ये जो हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट के कॉस्ट में एब्सॉर्ब करवाएंगे ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो टोटल ओवरहेड हम लोग का आएगा उसको किसी ना किसी बेसिस पे उसका रेट पर आवर निकालना पड़ेगा। पर आवर ही निकालना ऐसा जरूरी नहीं, रेट पर समथिंग निकालना पड़ेगा। वो पर मशीन आवर हो सकता है, पर वर्किंग आवर हो सकता है, और या फिर कुछ और भी हो सकता है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पे इस ओवरहेड को मुझे 1 यूनिट में आइडेंटिफाई करना है, या 1 आवर में करना है, या कुछ और, ठीक है। तभी हम जाके इसको प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर पाएंगे। अगर मेरे पास सिर्फ ये डेटा रहता, मुझे ये नहीं बताया जाता कि इसे आवरली निकालो, तो हम कैसे करके इसको मल्टीप्लाई करते, ये सारा खर्चा थोड़ी ना 1 यूनिट में दे सकते थे। तो मुझे टोटल ओवरहेड के खर्चे को पर यूनिट बेसिस पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग चीजों को डायरेक्ट बेसिस पे नहीं लेके जाते कैसे लगाएंगे। लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट में तो हम लोग डायरेक्टली लगा पाते हैं, ओवरहेड में क्या होता है डायरेक्टली नहीं लगा पाते, इतने सारे मेहनत के बाद निकाल पाते हैं। अभी जो क्वेश्चन किया ना उसमें भी तुम लोगों ने क्या किया, एब्जॉर्प्शन का रेट ही देखो, यहाँ पर भी निकाला था, यहाँ पर बोला था ओवरहेड निकालो, अभी हम लोग ओवरहेड रिकवरी पढ़ेंगे, ये भी ओवरहेड रिकवरी है, ये है ओवरहेड रिकवरी एज पर वर्किंग आवर्स। क्वेश्चन हमें बोला था तो हम लोगों ने वर्किंग आवर्स पे निकाला, यहाँ पर बोला था ओवरहेड रिकवरी रेट निकालो एज पर डायरेक्ट लेबर आवर, तो हम लोगों ने डायरेक्ट लेबर आवर्स पे निकाला था। अच्छा, यहाँ पर हमें ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकालने बोला था, मशीन आवर बेसिस पे, ठीक है। तो मशीन आवर बेसिस पे निकाला, जैसे 1 यूनिट पे निकल गया ना, 1 आवर पे, यूनिट पे नहीं निकला तो क्या हुआ, आवर पे तो निकला। अब हमारे पास आवर रिलेटेड कोई डेटा होगा तो उसको हम लोग 1 यूनिट पे निकाल पाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर आवर बेसिस पे डेटा था ना कि 4 घंटा लगता है प्रोसेस एक्स एक्स प्रोडक्ट को P1 प्रोडक्शन का 3 रुपए का खर्चा, 4 का कितना, तो इसीलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा ओवरहेड रिकवरी रेट। जैसे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग मेथड्स होता है, सेम तरीके से ओवरहेड रिकवरी रेट का भी अलग अलग जो है मेथड होता है, जिसके बेसिस पे हम लोग ओवरहेड के कॉस्ट को प्रोडक्ट के कॉस्ट में एब्सॉर्ब करवा सकते हैं। तो अभी हम लोग को पढ़ना क्या है, अभी हम लोग को पढ़ना है द प्रोसेस ऑफ रिकवरी of overhead of a production department from its output or finished goods is called recovery or absorption of ओवरहेड, ठीक है। तो अभी हम लोग जो पॉइंट पढ़ने वाले दैट इज एब्सॉर्प्शन पढ़ने वाले। वो क्या होता है, मैंने एक रफली लिखा है, द प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड को कैसे रिकवर करें, पर आवर या फिर वो ही जो अलग अलग बेसिस होता है उसी पे मेथड्स बने हुए हैं, कैसे रिकवरी करें, ठीक है। रिकवरी ऑफ ओवरहेड ऑफ ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फ्रॉम इट्स आउटपुट और फिनिश गुड्स, ठीक है। तो कैसे करके रिकवरी करें और इसको हम लोग उसके आउटपुट या फिनिश गुड्स में उसको अप्लाई करें, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड या फिर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, ठीक है। तो इसका क्या क्या मेथड्स होता है, देखो इसमें मेथड्स होता है, मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन और रिकवरी ऑफ ओवरहेड, ठीक है। कितने सारे मेथड्स है। पहला मेथड आउटपुट बेसिस, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन ए डिपार्टमेंट, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कितना यूनिट किसी डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस होता है उसके बेसिस पे, ठीक है। अब कब कौन सा बेसिस यूज करना है, या तो वो क्वेश्चन बताएगा, या फिर अभी हम सारे मेथड्स को डिस्क्राइब करेंगे, तो तुम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि मुझे कौन सा मेथड लगाना चाहिए, अगर क्वेश्चन मुझे कुछ नहीं स्पेसिफाई किया है तो। नेक्स्ट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मेटेरियल
in percentage. Cost of direct labor in percentage. Prime cost in percentage. Machine hour rate. ये मशीन आवर रेट पे अभी बहुत दिमाग लगाया हम लोगों ने। मशीन आवर रेट अगर क्वेश्चन बता दे, ठीक है, अगर नहीं बताए तो कब यूज करना है वो भी बताएंगे। और देखो लेबर आवर रेट, लेबर आवर रेट, लेबर आवर पे भी हम लोगों ने निकाला। अभी आज हम लोगों ने जो सेकंड वाले क्वेश्चन को कंप्लीट किया उसमें लेबर आवर बोला था, और यहाँ पर जो वर्किंग आवर्स है वो क्लियरली बोला नहीं है वर्किंग आवर्स रिलेटेड टू मशीन है कि लेबर। वैसे मुझे क्वेश्चन का उतना याद नहीं आ रहा है, हो सकता है कि क्वेश्चन में हमें बता दिया था कि मशीन आवर था, उन्होंने मशीन का यूज किया था कि लेबर का यूज किया था, यहाँ सिर्फ वर्किंग आवर्स बताया था। वर्किंग आवर्स मशीन रिलेटेड भी हो सकता है, लेबर रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन क्लियरली कुछ बताया नहीं था। जो भी हो, तो ये कुछ आवर्स होते हैं। अच्छा, ये सभी खर्चे, ठीक है, ये सभी खर्चे को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ये सभी हम लोग 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई करते हैं। तुम लोग बोलोगे वो तो डायरेक्ट कॉस्ट होता है, इनडायरेक्ट कैसे होगा, हम लोग तो ओवरहेड पढ़े। हाँ, लेकिन ओवरहेड को तो हमें 1 यूनिट में निकालना पड़ेगा, तभी तो जाके हम लोग प्रोडक्ट के 1 यूनिट ऑफ कॉस्ट में उसे ऐड कर पाएंगे। तो वो निकालने का प्रोसेस जो है वो टफ है, तभी तो ओवरहेड को इस तरीके से पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये सारे खर्चे को हमें डायरेक्ट कॉस्ट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये सारे बेसिस से हम लोग क्या निकाल पाएंगे, डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट एलिमेंट, ठीक है। ये वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं, ये ओवरहेड को हम लोग ऐसे ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि वो आइडेंटिफाइबल हो जाए, आइडेंटिफाइबल हो जाए इन 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। ये एक प्रोसेस के थ्रू से यहां तक पहुंच रहा है, ये डायरेक्टली हमारे पास इस तरीके से नहीं पहुंच रहा है, ये एक प्रोसेस के थ्रू से हमारे पास इस तरीके से पहुंचेगा, आइडेंटिफाइबल इन 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि कब कौन सा मेथड यूज करना है, उसका हम छोटा सा हिंट्स दे देते हैं कि कब कौन सा मेथड हमें यूज करना है। जैसे आउटपुट बेसिस कब यूज करना चाहिए और वो कैसे यूज करते हैं, तो पहले मेथड को हम थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। आउटपुट बेसिस ये कब यूज करते हैं, तो देखो जैसे 3 डिपार्टमेंट है, P1 P2 P3, ठीक है। अब देखो ये लेकिन प्रोडक्शन में ही होगा, ये कभी सर्विस में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये कौन से स्टेज में हो रहा है, पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोडक्शन सर्विस दोनों में होता है, आफ्टर दैट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट किया जाता है, सर्विस डिपार्टमेंट पूरा खाली हो जाता है, बचा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सारे खर्चे ऐड हो जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग को एब्जॉर्प्शन करवाना होता है, तो एब्जॉर्प्शन रिलेटेड विथ ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो कभी सर्विस डिपार्टमेंट को रिलेट करेगा ही नहीं, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होने के बाद ही एब्सॉर्प्शन हो सकता है। जो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था उसी तरीके से ही हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। टोटल ओवरहेड, ये एक एग्जांपल क्रिएट करें ताकि तुम लोग समझो। मान लो टोटल ओवरहेड हम लोग का हुआ है 10,000 P1 डिपार्टमेंट में, इसमें 20,000, इसमें 30,000, ठीक है। ये क्या है, ये हम लोगों का टोटल ओवरहेड है, ये मैंने एजम्पशन लिया है आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन मान लो दिया हुआ है कि P1 डिपार्टमेंट में कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है 1000, इसमें भी मान लो 1000 और इसमें भी मान लो 1000, ठीक है। अब हमारा ओवरहेड रिकवरी रेट का जो फॉर्म मतलब जो मेथड्स है वो क्या लिया, आउटपुट बेसिस, तो ओवरहेड रेट पर यूनिट निकालेंगे, ठीक है। अगर मुझे आउटपुट बेसिस निकालने बोला है तो मुझे पर यूनिट बेसिस पे निकालना है, अगर क्वेश्चन मुझे स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है, तब हम इस तरीके से निकाल लेंगे। 1000 फिर 20,000 डिवाइडेड बाय 1000, ये वही वाला सिस्टम है अभी जो मैंने तुम लोग को मशीन आवर इतने अच्छे से समझाया। देखो मशीन आवर में मशीन आवर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर टोटल ओवरहेड को जो भी बेसिस होता है, टोटल ओवरहेड जो भी रहेगा वो मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, पर डे कुछ भी हो सकता है,
डिवाइडेड बाय सेम बेसिस पे मेरा कोई एक बेसिस मुझे लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ आउटपुट बेसिस हो सकता है या फिर 6 मेथड में से कोई भी मेथड हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज कर रहा है। तो अगर मुझे रेट निकालना है ओवरहेड रेट पर मतलब रुपीस, तो ये देखो ये रुपीस में है और ये कैसा है, ये यूनिट में है, तो मेरा आंसर तो रुपीस पर यूनिट में निकलेगा जिसको हम रेट पर यूनिट बोलेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकल जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो गया 1000। तो इसका आंसर मेरा हो रहा है ₹10 पर यूनिट, इसका हो जाएगा ₹20 पर यूनिट, इसका हो जाएगा ₹30 पर यूनिट, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। अच्छा, अब इसका अगर मेथड बोलो तो हम इसको ऐसे लिख के दिखा देते हैं। देखो आउटपुट मेथड में कैसे करके निकालेंगे, यहाँ पर होगा बजटेड और एस्टिमेटेड, बजटेड और एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिस मुझे आउटपुट मेथड है तो आउटपुट लेना पड़ेगा, बजटेड या एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे ये बजटेड एस्टिमेटेड कहाँ से आ गया, तो देखो ये कोई नया चीज नहीं है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ है कि ओवरहेड हमेशा एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कब आएगा, उसके लिए कि मेरा प्रोडक्शन किया गया सामान हम बेचना अभी स्टॉप कर दे कि मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आया। मैंने 1 वीक में काफी सारा मोबाइल बना के रेडी किया है, मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हैं, तो क्या हम उसे एस्टिमेटेड वे में अपने मोबाइल में इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ऐड करके तो मुझे बेचना पड़ेगा। सेम यही एग्जांपल मैंने दिया था। तो एक्चुअली हम लोग जो टोटल ओवरहेड लेते हैं वो हम लोग का बजटेड या एस्टिमेटेड होता है, प्रीवियस का कुछ डिटेल्स वगैरह से हम लोग कर सकते हैं, और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। ये लिखना होता है, मैंने लिख दिया, बाकी क्वेश्चन में जैसे जो देगा टोटल ओवरहेड और जो ये डेटा रहेगा उससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, ये देखो, जैसे हम लोग को मान लो क्वेश्चन में दिया है कि डिपार्टमेंट, मान लो इसमें दिया है डिपार्टमेंट P1 में, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनता है X, ठीक है, जो 1 यूनिट का हमें खर्चा निकालना है कि 1 यूनिट X बनाने का खर्चा कितना है। मान लो क्वेश्चन में मुझे डायरेक्ट मटेरियल दे दिया तो हम उसे लिखेंगे 100 रुपीज, मान लो दिया है। डायरेक्ट लेबर दे दिया है मुझे मान लो 50 रुपीज, ठीक है। और उसके बाद ओवरहेड लगाना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट कहाँ बनता है, P1 में। P1 में ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकालना है हम लोगों ने, आउटपुट बेसिस पे। तो एक ये पर यूनिट है तो फिर यहाँ पर डायरेक्ट 10 रुपए का ऐड करेंगे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगा 160। मतलब इसका यूज बता रहे कैसे होता है। बाकी एक क्वेश्चन में तुम लोग ऑलरेडी इसका यूज कर चुके हो, लेकिन हो सकता है तब उतना अच्छे से समझ में नहीं आया क्योंकि हम लोग तब रिकवरी रेट तो पढ़ ही नहीं रहे थे उस तरीके से, ठीक है। बीच में आ गया था क्वेश्चन में तो हम लोगों ने कर दिया। तो ओवरहेड के कॉस्ट को पर यूनिट में ट्रांसफर करके हम लोग इस तरीके से इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें भी ये तो देखो मैंने बताया कि क्वेश्चन में अगर आउटपुट बेसिस बोलेगा तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसका इस तरीके से एप्लीकेशन करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, बताया नहीं है कि आउटपुट बेसिस यूज करना है, तो क्या देख के समझे कि आउटपुट बेसिस यूज कर सकते हैं, तो इसका यूसेज क्या है, कब इसे यूज कर सकते हैं। तो लिखो, इफ द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग सिंगल और आइडेंटिकल प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट। अगर क्वेश्चन पढ़ के हमें लग रहा है कि कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है या फिर एक जैसा बनाती है, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा प्रोडक्ट बनाती है, तो हमें ये यूज करना चाहिए। मतलब जैसे देखो यहाँ पर मान लो कि ये हर एक प्रोडक्शन सेंटर से ही एक्स बन के निकलता है, ठीक है, एक्स प्रोडक्ट इससे भी इससे भी इससे भी, ठीक है। तो हम लोग ये सारे खर्चे को 20 + 10 + 30 करके कर सकते हैं। या फिर मान लो कि यहाँ प्रोडक्ट एक्स बनता है, यहाँ वाई बनता है, यहाँ जेड बनता है, तब भी ठीक है कि यहाँ पर मतलब ये आइडेंटिकल होना चाहिए। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो सपोज यहाँ प्रोडक्शन सेंटर P1 में एक्स तो बनता ही है, साथ ही साथ वाई भी बनता है, जेड भी बनता है। अगर ऐसा होता है, अब प्रॉब्लम क्या है, अगर एक्स वाई जेड आइडेंटिकल है, मतलब नाम तो अलग अलग है, तो मतलब सब एक्स है नहीं, लेकिन अगर एक्स जैसा ही है तो ये जो खर्चा है ये एक्स के लिए भी जितना आया
y के लिए भी उतना ही आ जाएगा, z के लिए उतना आ जाएगा, तो फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही है। मतलब प्रोडक्ट आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब x को बनाने का जो खर्चा है y को बनाने का भी उतना है, z को बनाने का भी उतना है। तब तो बात सही है कि हम लोग यूनिट बेसिस पे डिवाइड करके 10 यूनिट्स हर जगह पे लगा सकते हैं, x के लिए भी, y के लिए भी, z के लिए भी। लेकिन मान लो कि x के लिए ओवरहेड 10 रुपए आ रहा है, लेकिन y बनाने का ना 10 रुपए नहीं है, उससे ज्यादा या कम है, तब तो फिर हमारा ये आउटपुट बेसिस सूटेबल नहीं होगा। या तो सभी प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर आइडेंटिकल बना रहे हैं, तो ही जाके ये वाला मेथड हमें अप्लाई करना चाहिए। अब क्वेश्चन अगर बता दे कि आउटपुट बेसिस यूज करो तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बताए तो क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या इस तरीके का कोई इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम लोग आउटपुट बेसिस को यूज कर सकते हैं, वो सूटेबल होता है इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट मेटेरियल बेसिस पे। तो डायरेक्ट मेटेरियल इन परसेंटेज, ये हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं, जैसे ये यूनिट में निकाला ना वो परसेंटेज में निकलेगा। कैसे होगा देखो, हम उसका भी हिंट्स देते हैं। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, अच्छा ये मेथड हम लोग कब यूज करते हैं, जैसे इसका यूज मैंने बताया, ये मेथड हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारा डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट सबसे हेवी है, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने में सबसे ज्यादा खर्चा अगर मेरा डायरेक्ट मटेरियल पे आया हुआ है, तो मेरे ओवरहेड के खर्चे को मुझे डायरेक्ट मटेरियल बेसिस पे चार्ज करना चाहिए। ठीक है, लॉजिक ये है। ठीक है, तब यहां पर लिख देते हैं, देखो डायरेक्ट material cost is very high। अगर प्रोडक्ट में डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट ही सबसे ज्यादा है, ठीक है, और मैक्सिमम अगर हम लोग को दिख रहा है कि मटेरियल का कॉस्ट ही मैक्सिमम है, ये सब प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना पड़ता है। जब प्रैक्टिकली कोई काम करता है तो ये सारी चीजों को वो लोग अप्लाई करते हैं। फैक्टर रिलेटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, यूसेज, ये वाला यूसेज बता दिया कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर वेरी हाई या मैक्सिमम है तो हमें फिर फैक्टर कौन सा चूज करना चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के हमें फिर इस बेसिस पे जो है रिकवरी रेट को फाइंड आउट करना चाहिए। अब हम बताते हैं इसमें रिकवरी रेट कैसे कर सकते हो, तो ऐसा ही एक छोटा सा एग्जाम्पल तुम लोग को दिखाते थे। मान लो दो प्रोडक्शन सेंटर है P1 और P2, ठीक है, उसमें टोटल ओवरहेड आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ये है सपोज 10,000 और ये है 20,000। ये सब एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि ये सब फिक्स्ड है, ये सारे एग्जाम्पल है, कुछ भी क्वेश्चन में दे सकता है। अब हमारे पास है डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट 20,000, 40,000, ओवरहेड रिकवरी निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो अभी अभी मैंने क्या बोला, हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेसिस कर रहे हैं, तो क्या होगा, बेसिस नीचे जाता है, हमेशा बेसिस नीचे जाएगा, ऊपर ओवरहेड होगा। कोई भी प्रोसेस यूज करो तो 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100। क्यों 100 किया, क्योंकि तुम लोग देखो मेथड में मैंने लिख रखा है ये परसेंटेज में होता है। 50%, 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, यानी कि 50%। ये भी 50% है, चलो मैंने जो एग्जांपल ली उसके बेसिस पे दोनों 50% आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 20,000 है तो टोटल ओवरहेड उसका आधा होगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया इफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 20,000 then overhead cost is 50% of डायरेक्ट मटेरियल। वही बन रहा है, देखो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर 20,000 है, ओवरहेड उसका 50% होगा, मतलब 20,000 का 50%, यानी कि ये बन जाएगा मेरा
10,000, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये चीज जिन्होंने कभी कॉस्ट शीट किया है वो काफी अच्छे से रिलेट कर सकते हो। कॉस्ट शीट में कभी कभी हमें क्वेश्चन में बोल देता है कि ओवरहेड का खर्चा जो है ना, मेटेरियल का 10% लगाओ, मेटेरियल का 20% लगाओ, या डायरेक्ट वेजेस का लगाओ। ये क्यों बोलता है? इसका मतलब इनका सबसे ज्यादा खर्चा मेटेरियल में ही इंक्लूड हुआ था, इसीलिए इन्होंने अपने ओवरहेड के खर्चे को मेटेरियल बेसिस पे रिकवर करना सही समझा, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। मतलब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ऐसा हो सकता है, मान लो कोई एक प्रोडक्ट एक्स है, ठीक है, वो मान लो P1 में बन रहा है, तो प्रोडक्ट एक्स का डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा सपोज की 100 रुपीज, डायरेक्ट लेबर का खर्चा सपोज की 50 रुपीज, तो ओवरहेड कितना होगा? 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो 50% ऑफ मटेरियल कितना है? 100 पर यूनिट पे निकालना पड़ेगा, बेसिस निकल गया। अब इस बेसिस पे हम लोग कितने भी यूनिट का निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 100 का 50% 50 रुपीज, यानी आंसर आ जाएगा 200। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक है। अब इसका मतलब फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला तो तुम लोग देख ही रहे हो, देखो फॉर्मूला हम लिखते बाद में ताकि समझा दे तो तुम लोग को समझ में आए, तो यही फॉर्मूला है। इसको तुम लोग खुद से भी बना के लिख सकते हो। ये देखो, डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट इक्वल बजटेड टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड मेटेरियल कॉस्ट, बजटेड मेटेरियल कॉस्ट इनटू 100, ठीक है। ये मेथड है, ठीक है। ये अगर डायरेक्टली लिख देते तो फिर रटना पड़ता, मुझे लगता है थोड़ा समझ लेना चाहिए हमें, तो मैंने थोड़ा छोटा छोटा एग्जांपल लिया है, उससे समझाने का कोशिश की। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला जो मेथड है वो हम लोग का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। थर्ड वाला जो मेथड है वो है हम लोग का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। ये भी परसेंटेज में निकलता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका यूज हम लोग कब करते हैं? इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो हमारा मेजर एलिमेंट है, या मैक्सिमम खर्चा उसी में हम लोगों ने किया हुआ है। व्हेन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज द मेजर एलिमेंट। अगर मेरा डायरेक्ट मेटेरियल मेजर एलिमेंट है, मेजर एलिमेंट इन द सेंस सबसे ज्यादा खर्चा इसी पे लग रहा है, मतलब हमारा लेबर डिपेंडेंट काम ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा खर्चा अगर देखे प्रोडक्ट बनाने में किस पे जाता है? लेबर पे जाता है, लेबर को पेमेंट करने पे जाता है। तो ओवरहेड रिकवरी रेट भी मुझे इसी तरीके से अप्लाई करना चाहिए। अब इसमें भी अगर हम एक देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, इस पे ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे आएगा? ओवरहेड रिकवरी रेट, ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं लिख के ना, इसको लिख लो ओवरहेड, ब्रैकेट ऊपर लिख देते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट। बेसिकली तो निकाल रहे रिकवरी रेट, और जो मेथड है वो हम लोग ये यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो ओवरहेड रिकवरी रेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस पे क्या होगा? ऊपर आ जाएगा बजटेड टोटल ओवरहेड, बजटेड टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय आ जाएगा बजटेड लेबर कॉस्ट इंटू 100, परसेंटेज में निकलता है नॉर्मली, तो इंटू 100। अब इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देते हैं कैसे बनेगा। P1 P2 टोटल ओवरहेड 10,000 20,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 20,000, ये भी रुपीज में है, ठीक है, दोनों रुपीज में है, तभी डिवाइड करना, मतलब परसेंटेज करना पॉसिबल है। डिवाइड कर सकते हो लेकिन परसेंटेज तभी कर सकते हैं जब हम लोग का दोनों सेम बेसिस पे है, नहीं तो परसेंटेज कैसे? ओवरहेड रिकवरी 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, यानी कि 50%। यहाँ पर 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100। मैंने हर जगह पे मोटा मोटी सेम डेटा ही रखा है ताकि मेरा कैलकुलेशन करने में आसानी, वो पॉइंट वगैरह आ जाता है तो समझाने में मुश्किल है। अब इसका मतलब ये हो गया, इफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज ₹20,000, अगर किसी भी वजह से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 20,000 है, तो ओवरहेड कॉस्ट कितना होगा? ओवरहेड कॉस्ट इज
50% of direct labor cost, that is 10,000. ठीक है, तो ये तो जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। 3 बता दिया है तो समझ में आ रहा होगा कि हमें कैसे निकालना है, ठीक है। फिर 4th नंबर देखो क्या बोला है, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब एड ऑन करते हैं तो प्राइम कॉस्ट आता है। प्राइम कॉस्ट मेथड कब यूज होगा, जब मेरा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का खर्चा 50-50% है, ठीक है। पहला क्या था, सबसे ज्यादा खर्चा मटेरियल का था, तो हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल बेसिस पे निकालना है। अगर सबसे ज्यादा लेबर पे है तो डायरेक्ट लेबर बेसिस पे, और दोनों अगर आधा आधा है तो प्राइम कॉस्ट बेसिस पे निकालना है, ठीक है। तो लिखते हैं प्राइम कॉस्ट बेसिस। प्राइम कॉस्ट मेथड, ये भी परसेंटेज में आता है। ये हम लोग कब यूज करते हैं, व्हेन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर have equal importance। नॉर्मली जब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, क्योंकि वो मिला के ही मेनली प्राइम कॉस्ट होता है, तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर का जब इक्वल इंपॉर्टेंस है तो हम लोग प्राइम कॉस्ट मेथड का यूज करते हैं। इसमें फॉर्मूला क्या होगा, ओवरहेड रिकवरी का, एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड। इस टोटल ओवरहेड को हमें किसी ना किसी बेसिस पे 1 यूनिट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट इनटू 100, ठीक है। अब इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं, देखो। P1 P2 टोटल ओवरहेड 10,000 और 20,000, तो ये रुपीस में होगा, टोटल ओवरहेड यानी रुपीस में ही होगा। अब मान लो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हो चुका है, क्वेश्चन में हो सकता है मैं कैलकुलेट करना पड़े या ना भी पड़े, लेकिन यहाँ पर हम दे रहे हैं एग्जाम्पल में 20,000 और 40,000। तो ओवरहेड रिकवरी कैसे निकलेगा, 10,000 divided by 20,000 into 100, 20,000 divided by 40,000 into 100, तो ये आ जा रहा है हम लोग का 50%, ये आ जा रहा है हम लोग का 50%, ठीक है। इसका मतलब है इफ प्राइम कॉस्ट इज 10,000 या 20,000 जो भी मानो, ठीक है, तो सॉरी 20,000 या 40,000, कोई भी एक एग्जांपल से समझाते। प्राइम कॉस्ट इज 20,000, देन overhead is 50% of prime cost, that is 10,000, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट है मशीन आवर रेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मशीन आवर रेट पे हमें अलग से क्वेश्चंस दिया जाता है, इसको हमें अलग से पढ़ना भी पड़ता है, तो ये भी बताते, फिर लेबर आवर रेट भी बताते। मशीन आवर रेट देखो, मशीन आवर रेट कब यूज करना चाहिए, मशीन आवर रेट हमें तब यूज करना चाहिए जब हम लोग का सबसे ज्यादा खर्चा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो अलॉटमेंट है पैसे का, वो हम लोगों ने मशीन में किया है, या फिर बोल सकते हो हमारा मशीन ओरिएंटेड काम ज्यादा है, या फिर ऐसे लिख दे कैपिटल और मशीन इंटेंसिव वर्क ज्यादा है, ठीक है। मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, यानी मशीन पे हम लोगों ने ज्यादा खर्चा किया है, क्योंकि हमारा मशीन ओरिएंटेड काम है, तो हमें ओवरहेड रिकवरी रेट मशीन आवर रेट पे निकालना चाहिए। ओवरहेड रिकवरी रेट, तो बजटेड टोटल ओवरहेड
डिवाइडेड बाय इफेक्टिव मशीन इफेक्टिव मशीन आवर, ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। तो बजटेड टोटल ओवरहेड तो तुम लोगों ने देखा कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर ना ये मशीन आवर कैसे निकालोगे वो हम बताते हैं। तो ये अभी आगे में मैंने कुछ भी क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो क्वेश्चन में ना हमें दे देगा। अगर नहीं भी देगा तो हम लोग कैलकुलेट वहां भी करना पड़ सकता है, ऐसा मत नहीं। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल में क्या और देगा कि जो हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेट करना हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल हमें बता देगा, हो सकता है पर किलो बता दिया, कितना किलो यूज हुआ वो सब मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। लेकिन मशीन आवर को हम थोड़ा डिटेल्स में इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि बाकी किसी भी प्रोसेस में डिटेल्स क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन इस पे सिर्फ मशीन आवर पे ही अलग से क्वेश्चन होता है, मशीन आवर रेट पे। तो इफेक्टिव मशीन आवर रेट का मतलब क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। जैसे तुम लोगों ने लेबर में, लेबर सभी ने किया है यहाँ पर, तो लेबर में हम लोगों ने जैसे निकाला हुआ है ना कि इफेक्टिव लेबर आवर रेट, सेम तरीके से इफेक्टिव मशीन आवर रेट भी निकालना पड़ता है। तो वहां हम लोग क्या करते थे, इफेक्टिव में क्या निकालते थे कि अगर वर्कर किसी भी रीजन से प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, मतलब नॉर्मल आइडल टाइम को हम लोग वहां से लेस करते थे, सेम यहां पर भी करेंगे। टोटल मशीन आवर जो भी है उससे माइनस कर देंगे नॉर्मल आइडल टाइम ऑफ मशीन। नॉर्मल आइडल टाइम ऑफ मशीन, अब नॉर्मल आइडल टाइम मशीन का क्या हो सकता है, मशीन का सेटअप टाइम। अब मशीन ऐसा थोड़ी है वर्कर गया और मशीन चलना स्टार्ट हो गया, उसको तो सेटअप भी करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है रूटीन सर्विस। जो रूटीन सर्विस चेकिंग वगैरह करना पड़ता है सही है नहीं है, अगर कुछ रूटीन चेकअप में कुछ देखने का है तो वो देखना पड़ेगा, तो वो सब के लिए टाइम तो जाता है। अब वर्कर उसके लिए अलग से आके थोड़ी ना देखेगा, वो जब मशीन चलाने जाएगा तो उसका जो भी ड्यूटी है मशीन चलाने के पहले, उसको सेटअप करने का ड्यूटी, उसको रूटीन चेकअप करने का ड्यूटी, वो सब तो वो करेगा। तो उस टाइम पे तो प्रोडक्शन का काम बंद रहेगा। तो इफेक्टिव का मतलब क्या है, जिस टाइम पे प्रोडक्शन हो रहा है। इफेक्टिव का मतलब द आवर्स मशीन वर्क फॉर प्रोडक्शन। जैसे लेबर में था सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है। इफेक्टिव का मतलब वो टाइम जिसमें प्रोडक्शन का काम हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल आइडल टाइम को लेस करेंगे तो ही हमें पता चलेगा इफेक्टिव मशीन आवर रेट क्या है। इस पे मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया बाकी सारे मेथड के तरह, उसका रीजन ये है कि इसको तो हमें अलग से पढ़ना है, इस पे और भी डिटेल्स मुझे बताना पड़ेगा। तो एक बार लेबर आवर को कंप्लीट करते फिर से इस मशीन आवर्स का हम डिटेल्स बताना स्टार्ट भी कर देंगे, ठीक है, मशीन आवर। अच्छा अब देखो यहाँ पर लेबर आवर रेट, लास्ट जो था लेबर आवर रेट, लास्ट में लेबर आवर रेट का हम लोग का यूज कब होता है, व्हेन लेबर आवर इंटेंसिव वर्क। मतलब जैसे मशीन ओरिएंटेड काम है, यहाँ पर लेबर ओरिएंटेड काम है, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लेबर कितना टाइम अपना डिवोट कर रहा है उस पर ज्यादा डिपेंड कर रहा है। तो ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे होगा, टोटल बजटेड ओवरहेड या फिर बजटेड टोटल ओवरहेड, जो लिखो एक ही बात है, डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर। और यहाँ पर डायरेक्ट लेबर आवर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आवर्स लेबर वर्क इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जितना टाइम वो प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, जो तुम लोगों ने लेबर में पढ़ा था ना वही वाला ही है, ठीक है। और देखो लेबर आवर रेट से हम लोगों ने क्वेश्चन किया भी है, ये देखो यहाँ बोला था हमें लेबर आवर रेट निकालने के लिए, हम लोगों ने निकाला हुआ भी है, ये देखो डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे। आज ही जो क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट किया था पॉइंट बी से, जो बाकी था वहां लेबर आवर बोला था, इसका मतलब है इनका काम लेबर ओरिएंटेड था, मतलब लेबर से ज्यादा ये काम करवाते हैं क्योंकि इनका काम ही वैसा है कि लेबर से ही इनका काम कंप्लीट, मतलब सबसे ज्यादा खर्चा लेबर के ऊपर जाता है, ठीक है। तो ओवरहेड रिकवरी रेट इस तरीके से निकाल लिया था, ये हो गया ना, 1 यूनिट में निकाला 75 45 40, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला
इसका कोई एग्जांपल दिया नहीं मैंने, ठीक है। अब देखो मशीन आवर रेट, क्योंकि हमें अलग से पढ़ना है तो उसका हम रूल्स जो है वो थोड़ा तुम लोग को बता देते हैं। मशीन आवर रेट को अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा, इस पे अलग क्वेश्चंस बनते हैं। मशीन आवर रेट ये तब यूज होता है जब मेजॉरिटी ऑफ ओवरहेड रिलेटेड टू मशीन, ये ऑलरेडी मैंने बताया है, सबसे ज्यादा खर्चा मशीन पे कर रखे हैं, ठीक है। अब इसको अलग से क्यों पढ़े, इसका रीजन क्या है? क्या इस वजह से क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है तो हमें वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ क्वेश्चन का बात नहीं, इसको अलग से इसीलिए पढ़ाया जाता है। लॉजिक देखो, मान लो एक फैक्ट्री है जहां पर दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, P1 और P2, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे यहाँ पर दे दिया जाए कि टोटल ओवरहेड P1 का है 10,000 और P2 का है 20,000, मतलब ये रुपीस का डेटा है। फिर मुझे दे दिया कि मशीन आवर है 2,000 और यहाँ पर दे दिया मैंने 5,000, ठीक है। अब मुझे अगर मशीन आवर रेट निकालने बोले, क्योंकि मशीन ओरिएंटेड काम है तो मशीन आवर रेट निकालेंगे, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। मशीन आवर रेट कैसे निकालेंगे? सिंपल सा बात है, 10,000 मतलब टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय द बेसिस, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय द बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरा ₹5 पर आवर, पर मशीन आवर, बेसिकली पर मशीन आवर। और ये वाला अगर देखते हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ₹4 शायद, ठीक है। ₹4 पर मशीन आवर्स, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब यहां तक तो ठीक था, तो हम लोगों ने कैसे निकाला मशीन आवर को? मशीन आवर को हम लोगों ने एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर करके निकाल लिया। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है पता है? प्रॉब्लम ये सिचुएशन में नहीं, ये तो हम लोग निकाल ही लेंगे, इस वजह से हमें इसको अलग से पढ़ना नहीं, इसको अलग से इसीलिए पढ़ना है। अब ये है फैक्ट्री, ये है फैक्ट्री, इसमें दो डिपार्टमेंट है, P1 और P2। अब यहाँ पर मैंने P1 का मशीन आवर, P2 का मशीन आवर बताया, मतलब P1 में एक ही मशीन ऑपरेट होता है, P2 में एक ही मशीन ऑपरेट होता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि P1 में मान लो दो मशीन लगे हुए हैं, दो मशीन यूज होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P में दो मशीन हो ही सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही यूज होगा, दो से ज्यादा भी हो सकता है। और मान लो P2 में जो है मशीन 3 यूज होता है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से नाम दे दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ 3 मशीन यूज होते हैं, यहाँ 2 मशीन यूज होता है। अब अगर मुझे बताए कि बोल दिया जाए कि मशीन आवर रेट निकालो, तो मुझे इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि सबका अलग खर्चा होगा। ये मशीन चलने का जो खर्चा है, जरूरी थोड़ी ना है कि इसका भी उतना ही हो, और ये जितने घंटे चलता है ये भी उतने ही घंटे चले, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो अलग अलग हो गया ना। तो अगर अलग अलग होगा तो फिर हम लोग टोटल ओवरहेड से टोटल मशीन आवर को डिवाइड करके तो निकाल नहीं सकते हैं। उस केस में हमें कैसे निकालना पड़ेगा? तो हम लोग उसमें मशीन आवर रेट कैसे निकालेंगे? इस केस में मशीन आवर रेट हमें कैसे निकालना पड़ेगा? यहाँ पर निकालना पड़ेगा हमें ये मशीन का टोटल ओवरहेड पता करना पड़ेगा, और इस मशीन को चलाने का टाइम उससे डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब पर्टिकुलर हर एक मशीन का खर्चा, पर्टिकुलर हर एक मशीन का टाइम, ठीक है। मतलब टोटल ओवरहेड ऑफ ए पर्टिकुलर मशीन, जो भी पर्टिकुलर मशीन का हमें डेटा निकालने बोला है, उसका टोटल ओवरहेड यानी उस मशीन को चलाने का टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय मशीन आवर। यहाँ भी इफेक्टिव ही होगा, ऐसा नहीं कि इफेक्टिव नहीं होगा। मशीन का बात आएगा, लेबर का तो इफेक्टिव ही होगा। इफेक्टिव मशीन आवर ऑफ पर्टिकुलर मशीन, और उसी पर्टिकुलर मशीन का इफेक्टिव मशीन आवर, तब हमें मिलेगा वो डेटा, ठीक है। प्रोसेस सेम है, लेकिन हमें 1 2 3 4 5 मशीन का अलग अलग निकालना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन में से 5-6 मशीन का निकालने बोलते हैं? जरूरी नहीं है। देखो 5-6 मशीन है लेकिन एक का निकालने बोलेगा, लेकिन डेटा ऐसा दिया हुआ रहेगा कि हमें ये आइडेंटिफाई पढ़ के ही किया जाता है, पढ़ के देखना पड़ेगा कि
उस मशीन के लिए कितना खर्चा है। मान लो हमें सारी मशीन्स का डिटेल्स क्वेश्चन में दिया है, लेकिन बोल रहा है इस मशीन का निकालो, तो हमें देखना पड़ेगा कि इस मशीन पे खर्चा कितना आया हुआ है। कैसे देखेंगे, क्वेश्चन में जो है वो हमें टोटल में दे देगा, फिर हमें इस मशीन का यूज, जैसे मान लो बोल दिया कि मशीन जो है जिस जगह पे ऑक्यूपाई है सारी मशीन, उस जगह का रेंट है 10,000 रुपए, ठीक है, रेंट बता दिया जहां पर सारी मशीन लगे हुए 10,000, लेकिन मुझे बोला है M2 का खर्चा निकालने। अब M2 का रेंट थोड़ी ना 10,000 है, फिर मुझे देखना पड़ेगा कि M2 कितने जगह पे है। अगर वो डेटा मुझे मिल जाएगा तो जैसे मान लो M2 पूरे स्पेस का हाफ पोर्शन ऑक्यूपाई किया है, तो फिर इसका हाफ जो है रेंट यहाँ लगाना पड़ेगा। मतलब तुम लोगों को केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ के उसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर मशीन का खर्चा हमें क्या दिया है। अब कभी कभी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कभी कभी हमें डायरेक्टली भी दे देगा, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या होगा। लेकिन इसको अलग से पढ़ने का रीजन यही है क्योंकि हमारे पास अगर मोर देन वन मशीन है एक प्रोडक्शन सेंटर के अंडर में, तो हर एक मशीन का मशीन आवर रेट कैसे निकालेंगे। प्रोसेस सेम है लेकिन इंडिविजुअली सभी का निकालने पड़ेगा। अब हम स्टेप भी लिखवा देते हैं कि हमें स्टेप क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा क्वेश्चन में। देखो इससे क्या होगा, कभी भी तुम लोग बाद में इस चैप्टर को देखोगे, अभी तो नया नया है, बाद में जब भी देखोगे तो भी समझ पाओगे। टोटल ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये हमें गिवन होना चाहिए, ठीक है, टोटल ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर स्टेप 2, टोटल ओवरहेड इज फर्दर डिवाइडेड into different machine of the department, machine of the department, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1, इसका मान लो मुझे टोटल खर्चा दे दिया है कि P1 का टोटल खर्चा इतना है, लेकिन उसमें से M1 मशीन का कितना खर्चा है वो मुझे निकालना पड़ेगा। मुझे क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या क्या दे सकता है वो हम लिखे हैं। टोटल ओवरहेड और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे सकता है, फिर हमें टोटल ओवरहेड फर्दर जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। जिस पर्टिकुलर मशीन का हमें खर्चा निकालने के लिए बोला है, मशीन आवर रेट, उसका खर्चा कितना है उस मशीन को ऑपरेट करने का। फिर पर्टिकुलर डेटा इज गिवन फॉर ए मशीन, ठीक है। पर्टिकुलर डेटा इज गिवन फॉर ए मशीन, एक मशीन का पर्टिकुलर डेटा किसी ना किसी तरीके से हमें दिया हुआ रहेगा, हो सकता है डायरेक्टली दिया हुआ है, हो सकता है घुमा फिरा के दिया हुआ है, हमें समझना पड़ेगा। फिर स्टेप 4, मशीन आवर इज गिवन, आवर इज गिवन फॉर ए पर्टिकुलर मशीन, किसी भी पर्टिकुलर मशीन जिसका हमें कैलकुलेट करना है उसका हमें मशीन आवर दे देना चाहिए। तो क्या हमें इफेक्टिव डायरेक्टली दे देगा, अब दे भी सकता है, नहीं देगा तो हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लो हमें मंथली खर्चा निकालने बोला है और हमें ईयरली मशीन का जो है डेटा दिया है, फिर हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा अवेलेबल होगा जिससे हम लोग उसे मंथली है तो ईयरली में ट्रांसफर, ईयरली है तो मंथली में, रिक्वायरमेंट जो रहेगा क्वेश्चन का उस हिसाब से हम लोग उसे ट्रांसफर करेंगे। डेटा जरूर दिया हुआ रहता है, डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ रहेगा, हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर स्टेप 5, we need to calculate overhead for a particular machine। फिर हम लोग पर्टिकुलर मशीन का ओवरहेड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये कोई नोट्स नहीं है ना, तो ये कुछ याद करने वाला चीज है, ये समझने वाला चीज है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में काफी सारा चीज रहेगा, क्वेश्चन आने से तुम लोग को इसका रेलिवेंसी समझ में आएगा कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझना कि क्या क्या हमें डेटा दिया हुआ रहेगा जिससे हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कोई भी नोट्स नहीं है, ठीक है ना, तो ये याद करना है। अच्छा, अब और भी कुछ मशीन्स के बारे में हमें जानना है, ठीक है। अब देखो, वेरियस ओवरहेड गिवन फॉर ए पर्टिकुलर मशीन, जो हमें दिया हुआ रहेगा ओवरहेड, ठीक है, ओवरहेड जो हमें दिया हुआ रहेगा उसको हमें ना दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जो ओवरहेड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसको हमें दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा, एक डायरेक्ट
और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट का हम लोग का दो पार्ट होगा। ठीक है, डायरेक्ट में हम लोग का दो पार्ट होगा, एक होगा फिक्स्ड और स्टैंडिंग, सेकेंड हो जाएगा वेरिएबल और मशीन एक्सपेंसेस। इधर भी दो पार्ट होगा इनडायरेक्ट का भी, फिक्स्ड और स्टैंडिंग। फिक्स्ड को ही स्टैंडिंग बोलते हैं, जो चेंज नहीं होता है। और यहाँ पर वेरिएबल या फिर मशीन क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है वो मशीन पे डिपेंडेंट है। मतलब कोई भी खर्चा वेरिएबल है कि नहीं वो कैसे पता करेंगे, अगर वो मशीन चलने पे ही होता है, नहीं चलने पे नहीं होता है तो वो वेरिएबल है। मतलब मशीन का चलने या नहीं चलने पे डिपेंड करता है जो खर्चा, वो वेरिएबल है। और जो मशीन का चलने पे या नहीं चलने पे डिपेंड नहीं करता है वो हम लोग का फिक्स्ड खर्चा है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर दे रेंट। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि देखो पावर का खर्चा, ठीक है, और फ्यूल का खर्चा। ठीक है, अगर मशीन चलेगा तो ही पावर फ्यूल का खर्चा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और फिक्स्ड खर्चे में मैंने रेंट लिख दिया, ये डायरेक्ट में लिखा है मैंने। ठीक है, और इनडायरेक्ट में क्या जाएगा, इनडायरेक्ट में जैसे कि देखो हम लोग का वेरिएबल फिक्स जैसे है सुपरवाइजर सैलरी। ठीक है, सुपरवाइजर सैलरी हम लोगों का जो है फिक्स्ड खर्चा है। हम लोग का मशीन चले या ना चले उससे रिलेटेड नहीं है, ये हमें खर्चा जो है पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग का इनडायरेक्ट खर्चा हो गया। अब देखो हम लोग यहाँ पर मशीन आवर रेट कैसे निकालेंगे। टोटल ओवरहेड ऑफ ए मशीन, ऑफ ए मतलब ऑफ ए पर्टिकुलर मशीन, ये हमें करना पड़ेगा कैलकुलेट, ऑलवेज ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नीचे हो जाएगा इफेक्टिव मशीन आवर। ये कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है या फिर हो सकता है कि हमें गिवन, डिपेंड करेगा। ठीक है, ये कैलकुलेट ऑलवेज करना पड़ता है नॉर्मली, और ये कैलकुलेट करना पड़ता है या फिर हो सकता है कि हमें गिवन। ठीक है, अच्छा अब और एक पॉइंट देखते हैं। देखिए टोटल ओवरहेड के बेसिस पे हम लोग को तीन तरीके का मशीन आवर निकालने के लिए बोला जा सकता है। एक होगा डायरेक्ट मशीन आवर, एक हो जाएगा सिंपल मशीन आवर, क्वेश्चन बता देगा कि डायरेक्ट मशीन आवर निकालने के सिंपल, एक हो जाएगा कंप्रीहेंसिव। डिफरेंस कैसे पता चलेगा, अगर हमें डायरेक्ट मशीन आवर रेट निकालने बोला है तो हम लोग को टोटल ओवरहेड में क्या क्या काउंट करना है, डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू मशीन, ठीक है, मतलब ये वाला डायरेक्ट खर्चा रिलेटेड टू मशीन, उसमें दोनों पार्ट आ जाएगा, फिक्स्ड भी वेरिएबल, इसका दोनों पार्ट आ जाएगा, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। यहां पर हमें इग्नोर करना है इनडायरेक्ट कॉस्ट, इग्नोर करेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब लेकिन ओवरहेड का ही बात हो रहा है, यहाँ पर वो डायरेक्ट कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल वगैरह नहीं, ओवरहेड का ही, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये देखो ये सभी तो ओवरहेड है ना, रेंट हो गया, सुपरवाइजर का सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इग्नोर करना है हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर जो मशीन आवर रेट निकल के आएगा उसका नाम होता है डायरेक्ट मशीन आवर रेट। क्वेश्चन में क्या हमें ऐसे बोल देता है, हाँ बोल देता है कि डायरेक्ट मशीन आवर रेट निकालना है, कंप्रीहेंसिव निकालना है या सिंपल निकालना है। ठीक है, अगर सिंपल मशीन आवर रेट निकालने बोला है तो हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, डायरेक्ट
वाला कॉस्ट भी, इनडायरेक्ट वाला कॉस्ट, ठीक है। और अगर हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेंगे तो डायरेक्ट का दोनों पार्ट आएगा, फिक्स्ड और वेरिएबल। सेम तरीके से इनडायरेक्ट का भी दो पार्ट आएगा, फिक्स्ड और वेरिएबल। और ये सबको कैलकुलेट करने के बाद हमें जो ओवरहेड मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मशीन आवर रेट। अब कंप्रीहेंसिव फिर क्या होता है? कंप्रीहेंसिव में देखो यहां पर क्या क्या आएगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और साथ ही साथ ऑपरेटर्स वेजेस। कभी कभी क्वेश्चन में हमें ऑपरेटर्स वेजेस बताएगा, कभी कभी नहीं बताएगा, ठीक है। तो ऑपरेटर्स वेजेस, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटर वेजेस बताया है तो इसका मतलब हमें कंप्रीहेंसिव मेथड से करने के लिए बोल रहा है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कुछ ना बताए कि इस मेथड से करो और मेरे पास क्वेश्चन में ऑपरेटर वेजेस का डेटा, ऑपरेटर मतलब कौन सा ऑपरेटर? जो मशीन को ऑपरेट करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर लेंगे तो उसका फिक्स्ड वेरिएबल तो आएगा ही आएगा, इनडायरेक्ट का भी आएगा अपना फिक्स्ड और वेरिएबल, और ऑपरेटर वेजेस ये भी इंक्लूड करना है। ये सब इंक्लूड करने के बाद जो ओवरहेड निकलेगा डिवाइडेड बाय, जब हम लोग इफेक्टिव मशीन आवर करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसे हम लोग बोलते हैं कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट। तो मशीन आवर रेट भी तीन तरीके का होता है, ठीक है, इसीलिए इसे अलग से भी स्पेसिफिकली पढ़ा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, हर जगह पे तो हमें इफेक्टिव मशीन आवर रेट लिखना है। इफेक्टिव मशीन आवर रेट का मतलब भी मैंने तुम लोग को यहाँ पर बताया है एक जगह पे, माइनस नॉर्मल आइडल टाइम करके। ये देखो यहाँ पर मैंने कहाँ लिखा है, ये रहा, ठीक है, माइनस नॉर्मल आइडल टाइम करके लिखा है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल आइडल टाइम पे एक नोट जो है वो लिखवा देते हैं। अगर तुम लोग का जगह नहीं है तो अभी जहां लिख रहे हो वहां भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टार देके नोट लिखवाते हैं, unless until otherwise stated, this has to be considered as unproductive time। मतलब इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल आइडल टाइम जो है, अगर हमें बता दे कि नॉर्मल आइडल टाइम प्रोडक्टिव है, अगर कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए काफी सारा चीज चेंज करता है, तो नॉर्मली नॉर्मल आइडल टाइम अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रहा है तो उसे अनप्रोडक्टिव हमेशा मानना है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ बोल रहा है तो उसका भी ध्यान रखना है कि भाई मुझे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये मेरा अनप्रोडक्टिव है कि प्रोडक्टिव है। हो सकता है नॉर्मल आइडल टाइम में फिर भी क्वेश्चन बोल रहा है प्रोडक्टिव है, तभी मानेंगे, अदरवाइज ऑलवेज वो अनप्रोडक्टिव ही रहेगा। तो ये कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देता है, तो ये वाला पॉइंट इसलिए मैंने यहाँ पर लिखवा दिया, ठीक है। अब एक और लास्ट पॉइंट बताएंगे यहाँ पर, डेप्रिशिएशन के बारे में, ठीक है। डेप्रिशिएशन, तो डेप्रिशिएशन जो है वो कैसा खर्चा है, मतलब वो हमारा फिक्स्ड है कि वेरिएबल है, वो अगर हमें फाइंड आउट करना पड़े तो उसमें ना थोड़ा सा जो है मतलब अलग अलग राय है। जैसे कि देखो, कभी कभी डेप्रिशिएशन को फिक्स्ड भी माना जाएगा, कभी कभी वेरिएबल भी माना जाएगा, ठीक है। तो फिक्स्ड कब माना जाएगा, तो नॉर्मली लॉजिक ये होता है, क्योंकि क्वेश्चन तुम लोग देखोगे किसी भी बुक से देखो तो कभी क्वेश्चन का आंसर जो है फिक्स्ड माना है डेप्रिशिएशन को, कभी वेरिएबल माना है, इस तरीके का चेंजेस दिखेगा। तो जो भी थोड़ा कंफ्यूजन वाला एक्सपेंसेस है वो हम बता रहे हैं। जैसे कि डेप्रिशिएशन फिक्स्ड कब होता है, नॉर्मली अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं, या फिर डब्ल्यूडीबी मेथड यूज कर रहे हैं, या फिर परसेंटेज हमारे पास गिवन है कि कैसे करके डेप्रिशिएशन चार्ज करना है, ठीक है, तो उसे हम लोग फिक्स्ड मानते हैं। अब तुम लोग बोलोगे एसएलएम फिक्स्ड, वो तो समझ लिया, एसएलएम फिक्स्ड क्यों, जब स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिशिएशन लगता है तो हर बार सेम अमाउंट का ही डेप्रिशिएशन लगता है, लेकिन डब्ल्यूडीबी में तो डेप्रिशिएशन चेंज होता है।
बिल्कुल, मतलब अमाउंट चेंज होता है, फिर उसको फिक्स्ड क्यों मानेंगे? देखो यहाँ पर फिक्स्ड वेरिएबल जो है ना वो अमाउंट के चेंज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मशीन के यूज के ऊपर डिपेंड करता है। मशीन चलने पे या नहीं चलने पे जो खर्चा डिपेंड नहीं करता है उसे ही बोलते हैं फिक्स्ड या स्टैंडिंग। और मशीन चलने पे जो खर्चा डिपेंड करता है कि मशीन चलेगा तो ही होगा, नहीं चलेगा तो नहीं होगा, उसे वेरिएबल बोलते हैं। तो इसीलिए देखो चाहे मेथड एसएलएम लगाओ चाहे डब्ल्यूडीवी लगाओ या परसेंटेज गिवन हो, तो हम लोग जिस प्रोसेस में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जैसे एसएलएम मेथड हुआ तो या तो परसेंटेज देगा या तो हमें एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू वगैरह देगा, हम लोग उससे डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो उसमें हमारा जो है एक फिक्स्ड वैल्यू निकल के आता है, वो हम लोग चार्ज करते हैं। तो ये जो है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के ऊपर होता है। तो इस तरीके के खर्चा फिक्स्ड है। अब देखो वेरिएबल बताएंगे तो तुम लोग को और भी क्लियर होगा कि वेरिएबल कब हो सकता है। जैसे मान लो क्वेश्चन में मुझे दे दिया है यूसेज बेसिस, ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन मशीन के यूज के ऊपर कैसे होगा वो बताओ, ठीक है। यूसेज बेसिस पे अगर बता दिया है कि डेप्रिसिएशन इस तरीके से लगेगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन इस मतलब मशीन जब यूज होगा तभी लगेगा, नहीं यूज होगा तो नहीं लगेगा। मतलब अगर यूसेज बेसिस पे हम लोगों को बता दिया गया है मशीन का डेप्रिसिएशन का डेटा, फिर उसको वेरिएबल मानना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का अलग अलग जो है हमें पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है मशीन का क्वेश्चन करते वक्त कि किस तरीके का ट्रीटमेंट किया गया है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक मैंने मतलब तुम लोग को एक ओवरऑल व्यू दिया कि कैसे करके मशीन आवर पे हमारे पास क्वेश्चंस आ सकता है। ये सब कुछ भी रटने का जरूरत नहीं, कुछ याद भी नहीं करना है हमें, तो बस यही याद करना है कि कैसे करके निकालेंगे ओवरहेड। तो टोटल ओवरहेड ऑफ ए पर्टिकुलर मशीन डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर। लेकिन जब निकालते हैं तो हमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना है वो देखना है कि हमें डायरेक्ट निकालने बोला है, सिंपल, कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि इतना सारा चीज है तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है। तो मैंने उसको थोड़ा सा समरी करके लिखवा दिया ताकि तुम लोग जब भी देखोगे तो वो पॉइंट पढ़ने से तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो आज तो हम लोग और स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इसके बाद जो भी क्वेश्चन है ना हम लोग का मैक्सिमम मशीन्स रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और दूसरा कुछ है कि नहीं मैंने तो उतना ध्यान दिया नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मशीन वाला क्वेश्चन ही करेंगे। तुम लोग एक क्वेश्चन चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। देखो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 5 तक हो गया था, इलस्ट्रेशन 6 जो है ये तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो। हम एक बार पढ़ के बताते हैं कि कैसा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, ये मशीन कॉस्टिंग 1 करोड़ है शायद, हाँ, इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 10 ईयर्स। अब मशीन बोल रहा है 10 साल चलेगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज लाइकली टू बी 9 लाख। बोल रहा है इसका स्क्रैप वैल्यू जो है वो 9 लाख होगा। स्क्रैप वैल्यू का मतलब आफ्टर 10 ईयर्स इस मशीन का वैल्यू 9 लाख पे आ जाएगा। अब बोलो ये जो मेथड, ये जो डिटेल्स है, इससे इस मशीन पे जब हम लोग डिप्रिशिएशन लगाएंगे तो तुम लोग बोलो कौन सा मेथड लगता है ऐसे डिटेल्स पे। ये अकाउंट्स का पोर्शन है, बोलो कौन सा मेथड लगता है। अगर हमें ये डिटेल्स दिया हुआ है कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा। मेथड हमें कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में, हम आगे पढ़ के दिखा देंगे, तुम लोग को खुद से लगाना पड़ेगा। अगर इस मशीन का डिप्रिशिएशन निकालोगे तो कौन सा मेथड लगाओगे, बोलो। Straight line method. करेक्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएंगे क्योंकि ये इंफॉर्मेशन स्ट्रेट लाइन मेथड को रिलेट करता है, ठीक है। देखो हमें ना पुराना चीज नहीं भूलना है, चाहे तुम लोग उससे 11-12 में पढ़े हो चाहे फाउंडेशन, क्योंकि वो अगर भूलोगे ना तो हर एक चीज जो है फिर उसमें कुछ ना कुछ पुराना चीज आएगा ही। पुराना चीज हमें कभी नहीं भूलना है। रिपेयर्स ड्यूरिंग, अब अगर एसएलएम होगा तो हम लोग इसको फिक्स्ड ले लेंगे, ठीक है। और कभी भी कोई भी खर्चे में कंफ्यूजन हमें लगता है कि पता नहीं ये फिक्स्ड करना सही है कि फिर हमें उसे वेरिएबल करना सही है, तो हम लोग उसे क्या करते हैं ना, हम लोग उस पर नोट दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी तरीके से देखोगे तो इसका कुछ फिक्स्ड रूल्स नहीं होता है कि ऐसे ही करना है, ठीक है, ऐसा कोई रूल्स नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो उसके बाद क्या बोला है, repairs during the whole life of the machine are to be expected 18 lakh, ठीक है, whole life 18 lakh and the machine is expected to run 4380 hours per year on the average। बोल रहा है कि मशीन का जो होल लाइफ का जो खर्चा है वो है रिपेयर मेंटेनेंस का 18 लाख, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस का 18 लाख का है, और मशीन जो है वो कितने टाइम रन करेगा, 4080 आवर्स पर ईयर, साल में 4380 आवर्स रन करेगा, ठीक है। अब ये जो खर्चा है ये हमें फिक्स लेना चाहिए कि वेरिएबल, वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखो
नॉर्मली रिपेयर्स का खर्चा अगर बोले तो रिपेयर्स का खर्चा हमारा ना वेरिएबल होता है। रिपेयर्स जो है हमारा कभी फिक्स थोड़ी ना होता है। जैसे मान लो किसी का गाड़ी वाड़ी है, किसी के पास गाड़ी है, ठीक है, या फिर टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, ठीक है, तो वो सब में रिपेयर्स या कुछ भी घर पे मशीनरी चीज है उसका रिपेयर्स तो लगते ही रहता है। अब रिपेयर जो है, रिपेयर मेंटेन कभी ज्यादा खराब हो गया तो उतना, कभी कम हुआ तो उतना, ठीक है, तो नॉर्मली इसे हमें वेरिएबल में ही लेना चाहिए, ठीक है। अब अगर कभी कभी तुम लोग कोई भी क्वेश्चन लो, किसी भी मैथ से लो, देखोगे कि उसे फिक्स्ड भी किया है, ठीक है, लेकिन जिसमें कंफ्यूजन होता है उसमें हमें नोट देना चाहिए, लेकिन हम इसे रेफर करते हैं कि तुम लोग इसको वेरिएबल में लो, क्योंकि रिपेयर्स का खर्चा हमारा वेरी करता है, ठीक है, मशीन के यूज के ऊपर भी वेरी करता है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें मशीन के यूज के ऊपर देखना है, तो मशीन के यूज के ऊपर अगर देखो तो ये तो वेरी करेगा, ठीक है। वैसे हमें एस्टिमेटेड बता दिया है क्योंकि ओवरहेड है, एस्टिमेटेड तो बताएगा ही, 18 लाख, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे इसको देखो, जैसे ये हम लोगों ने ईयरली निकाल लिया, ये हमें ये जो है पूरे 10 साल का दिया हुआ है, क्योंकि लाइफ ऑफ द मशीन दिया हुआ है, तो फिर ये 18 लाख पूरे 10 साल का है, तो एक साल का हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो पता चल जाएगा। अगर हम लोग एक साल का निकाल रहे हैं, आगे देखना है कि हमें एक साल का निकालना है कि किसी और टाइम का। इफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 15 यूनिट पर आवर, इलेक्ट्रिसिटी जो है आवरली बेसिस पे कंज्यूम्ड हो रहा है, मतलब ये वेरिएबल होगा, ठीक है, क्योंकि जितना टाइम मशीन चलेगा उतने ही इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये मुझे बता दिया है 15 यूनिट्स पर आवर, एक घंटा चलने पे 15 यूनिट्स का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, द रेट पर यूनिट बीइंग 5 रुपीज। तो बोल रहा है कि एक घंटा चलने से 15 यूनिट्स का करंट कंज्यूम होता है, और एक यूनिट का, ठीक है, एक यूनिट जलने से मतलब एक यूनिट करंट जब यूज हुआ तो 5 रुपए का खर्चा, तो 15 यूनिट होने से 15 इंटू 5 यानी हो जाएगा 75 रुपीज का खर्चा। तो ये 75 क्या है, एक घंटे का, एक घंटे का, क्योंकि मैंने क्या निकाला है, एक यूनिट, क्योंकि देखो हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में हमें अपने आप से रिलेट करना पड़ेगा, कुछ भी डायरेक्टली नहीं देगा। एक यूनिट का खर्चा 5 रुपया, एक घंटे में 15 यूनिट जल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर एक घंटे का खर्चा कितना, एक घंटे का 75 रुपीज। अब घंटा क्यों निकाल रहे, आवर क्यों निकाल रहे, क्योंकि याद करो मुझे निकालना है मशीन आवर रेट, तो मुझे आवरली खर्चा चाहिए, ओवरऑल मुझे आवरली खर्चा चाहिए, मतलब ये डेप्रिसिएशन का खर्चा तो हम लोगों ने ईयरली निकाला होगा, 10 ईयर से डिवाइड करने से इसको भी निकाला होगा, लेकिन उसको भी हमें आवर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे वही हम तुम लोग को टास्क देंगे कि तुम लोग करके देखो, कोशिश करके देखो कि कैसे करके होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है, मशीन ऑक्यूपाई is 1/4 of the area of the department and has 2 points, मतलब ये मशीन 1/4 एरिया में है, और इस मशीन का जो लाइट पॉइंट है 10 में से जो है दो में से 10 में से 2 पॉइंट ये मशीन लाइट पॉइंट यूज करता है। फोरमैन हैज टू डिवोट अबाउट 1/6 ऑफ हिज टाइम, जो फोरमैन है वो अपना 1/6 टाइम डिवोट करता है इस मशीन के ऊपर, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों दिया है, मंथली रेंट बताया है, मंथली रेंट किस चीज का बताया, मंथली रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का 30,000 है। अब तुम लोग को रेलिवेंसी समझ में आएगा कि हम इतना चीज क्यों लिख पाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल ओवरहेड दिया हुआ रहेगा, हमें फर्दर उसको डिवाइड करना पड़ेगा अपना मशीन जो जिसका हमें कैलकुलेट करने बोला है उसके लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मशीन जो है 1/4 एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, और पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेंट अगर हम लोग का 30,000 है, तो मशीन का ऊपर रेंट कितना आता है, कैसे निकालोगे, तो 30,000 का तुम लोग को 1/4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम लोगों का पर मंथ का आंसर आएगा, लेकिन इसके आगे जो भी निकाले हो पर एनम का है, तो कुछ मंथली आ रहा है, कुछ जो है ईयरली आ रहा है। अब हमें क्या करना है वो तो हम लोग आगे देखेंगे तो पता चलेगा। फिर बोल रहा है लाइटिंग चार्जेस जो है 8,000 पर मंथ, मंथली लाइट का खर्चा आता है 8,000, लेकिन हम लोग को लाइट के खर्चे को 2/10 में डिवाइड करना पड़ेगा, 8,000 तो पूरे 10 लाइट का आता है। हमारा मशीन जिसका खर्चा निकाल रहे हैं वो तो 2 लाइट पॉइंट यूज करता है, तो 2/10 बेसिस पे जितना आएगा ये भी हमारा पर मंथ आ जाएगा। फिर बोल रहा है द फोरमैन इज पेड मंथली सैलरी 19,200, वो पूरा मशीन पे चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो मशीन एप्लीकेबल किया है कैलकुलेट करने के लिए उसमें तो फोरमैन अपना 1/6 टाइम लगाता है, तो इसका भी आंसर तुम लोग का पर मंथ में आएगा। तो ऊपर का जो पर ईयर में आया था डिप्रिशिएशन का और रेंट का, हम लोगों ने रेंट में
डिप्रिशिएशन और एक कुछ खर्चा था शायद रिपेयर्स का, वो हम लोगों ने निकाला था पर एनम में, ठीक है, पर एनम में। उसको भी तुम लोग पर मंथ में ट्रांसफर कर सकते हो, क्यों? क्योंकि हम लोग का मैक्सिमम डेटा पर मंथ पे। फिर क्या बोला है, फाइंड आउट द मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट निकालना है, और एक खर्चा बताया इंश्योरेंस 1% पर एनम ऑन मशीन के वैल्यू पे। तो इंश्योरेंस का वैल्यू कितना है, तो अगर मुझे पर एनम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस पे 1% लगाएंगे तो मुझे ईयरली मिलेगा, फिर उसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो मुझे मंथली मिलेगा। और ऑयल एटसेट्रा का एक्सपेंसेस है 900 पर मंथ, ये भी मुझे मंथली दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो मुझे सारे डेटा मंथली कर लेने चाहिए। देखो मुझे अगर निकालना है मशीन आवर रेट, तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा टोटल एस्टिमेटेड ओवर एट, ठीक है, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर, कितने आवर मशीन चला, ठीक है, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर, ये मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। इफेक्टिव आवर जो है वो मुझे इस बार क्वेश्चन दे दिया है, देखो कैसे दिया है, मैंने वो लिखा था, कभी कैलकुलेट करना पड़ेगा कभी देना पड़ेगा। ये देखो 4380 आवर्स पर ईयर, तो मुझे इफेक्टिव आवर्स पर एनम में दिया हुआ है 4380, ठीक है। अब अगर मुझे इसे पर मंथ में करना है तो हम डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, और ये इस टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड को हम फिर पर मंथ में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर मुझे दोनों डेटा या तो पर ईयर या तो फिर पर मंथ में रखना है, तो इसका मतलब मुझे पूरा खर्चा को पर मंथ में निकाल लेना चाहिए और इसको भी पर मंथ में ट्रांसफर कर लेना चाहिए। ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम मेरा पर मंथ में। अब पर मंथ को ईयर में ट्रांसफर करोगे उससे बेटर है कि जो दो ईयर का है उसको पर मंथ में ट्रांसफर कर दो। तो पर मंथ का डेटा दोनों से डिवाइड करोगे तो तुम लोग को आंसर मिलेगा मशीन आवर रेट कितना होगा। हम आंसर बताते, तुम लोग का आंसर होना चाहिए 382.86, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, रुपीज इतना पर आवर, और तुम लोग अपने से कोशिश करना, मैंने क्वेश्चन को पूरा ही बताया कि कैसे करके सॉल्व करना है, ठीक है। तुम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल अगर आइडेंटिफाई ठीक से नहीं भी कर पाते हो कोई इश्यूज नहीं, वो हम बताएंगे कैसे होगा, जब तक एक क्वेश्चन नहीं करते तो कैसे बताए। लेकिन मैंने तुम लोग को ये तो बताया कि कैलकुलेट कैसे करना है, तो तुम लोग सारे खर्चे को एक ही साथ ऐड करो, फिक्स्ड वेरिएबल का जरूरत नहीं है। और ये आंसर देखो तुम लोग का आता है कि नहीं, ये हम तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं इलास्ट्रेशन 6, मैंने पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के बता दिया। और इसके बाद इस तरीके का ही क्वेश्चन रहेगा, काफी सारा डिटेल्स रहेगा, देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा डिटेल्स है, और उसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो कैसे करना है वो मैंने बताया। तो ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मतलब समझ लेते हो तो कोई बात नहीं है, और अगर बिना समझ के करने जाओगे तो फिर नहीं दिमाग में जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।